ठंडाई में थे तो मैंने कहा शायद अलग किसी में करें। सर हो गया सर लाइव। हो गया सर। थैंक यू सर। अब आप होस्ट पर बना दें, बस कोई दिक्कत नहीं उसके बाद। अंकित जी, हाँ जी सर। तो सर एक क्वेरी और है। जी सर बताइए। सर जो मैंने 18-19 में जो हमारा टैक्स निकला था जी। DRT 1 के एवं में, जी। उसको मैंने डिमांड के एवं में जमा करा दिया था। ठीक है। डिमांड तो थी, डिमांड के एवं में मैंने DRT 3 करा दिया था। ठीक है सर। अब MST स्कीम का मैंने अप्लाई दाखिल करना, DRT 7 हो गया है। जी। DRT 3 से DRT 3A जो हो रहा है वो सिर्फ अदर में या वॉलंटरी वाले में हो रहा है। जी। बट मैंने तो डिमांड के अगेंस्ट था उसमें DRT 3 की थी, तो उसको कैसे करेंगे? सर वो वो जो है शुरू ना में तो हो रहा था, वो अदर्स और राकेश शर्मा जी अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए प्लीज। सर माइक कनेक्ट में राकेश ट्रेन चल रही है अपना राकेश शर्मा जी। पर शर्मा जी हाँ ट्रेन राज- चल रही है राजू सैटरडे है एडवोकेट राजू चलेगी और यहाँ इस पे काम करना एडवोकेट राजू जी थोड़ा माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। है जेरे से बैठे राजीव जी माइक्रोफोन बंद कर लीजिए प्लीज। चलो बैठे राजीव जी चलो थोड़ा बैठे माइक्रोफोन सर बंद कर लीजिए प्लीज। उनको उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा सर। हर सर को एक बार चलो फोन ना कर दीजिए, वो होस्ट बना दे। आप होस्ट ही हैं क्या? नहीं, मैं होस्ट नहीं हूँ सर। अच्छा लगता है बोलने पहुंच गए हमारे ख्याल से। मैं बोलता हूँ सर ठीक बात है ना। हाँ जी, एक बार आप बोल। संजय सर, उसमें तो आप ये कह रहे थे ना कि जो 3A अब हो रहा है, जी अदर अदर्स के अलावा अगर किसी ने DRT 3 किया हुआ है तो उसका जी 3A सबमिट हो पा रहा है। जी हो रहा था। अभी बट सुनील सर कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है। सुनील जी ने कब सर ट्राई वो किया है? सर वो अदर में और वॉलेंट्री वाले केस में हो रहा, डिमांड से मैंने जमा किया है, उस पर नहीं हो रहा था। नहीं सुनील जी, जब आप 3A करेंगे तो 3A में बीच में पहले प्रॉब्लम आ रही थी कि वो दो चीजें इम्पैक्ट कर रहा था, केवल अदर्स का और वॉलंटरी का। बाद में आप जी हाँ। करेंगे तो आपने अब आने लगा है, आप उसको कॉज ऑफ डिपॉजिट पूछते हैं ना, उसमें आने लगा है। आपने कब किया नहीं, है, चेक किया है? सर मैं परसों कर रहा था, अभी नहीं हो रहा था। 3A इस टाइम फाइल नहीं हो रहा था। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, वो DRT 3 मैंने किया, वो DRT 3A नहीं हो रहा था। ये 3A की बात हो रही है। 3A को आपने कोशिश करी भरने की, जो उसका एनेक्सर वो नहीं हो रहा कनेक्ट फिर से। जी हाँ, वो नहीं हो रहा है। तो आप उसमें तो एक अभियान करिए, क्योंकि अब तो लास्ट डेट 30 तारीख को है। उसके बिना कोशिश हाँ हाँ। करेंगे शायद हो जाए तो, सर मैंने सर SQL 2 तो दाखिल कर दिया है। इसका जो फाइल हो गया आपका। हाँ, SQL 2 मैंने फाइल कर दिया है। तो बस ठीक है, तो फिर आप एक ग्रेवियांस जरूर डाल दीजिए। हाँ, चूंकि एक्चुअल प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि DRT 3 से 3A नहीं हो रहा बस। हाँ, तो आप इसको ग्रेवियांस को स्क्रीनशॉट लेके उससे डाल दीजिए। लॉस कर दीजिए कि हमारा ये 3A कन्वर्ट नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है। प्याज जरूर डाल दीजिए, और आपके एसएससी का साथी है उनको जरूर बता अच्छा दीजिएगा। अच्छा 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 अच्छा। वो तो सर नोटिस देंगे। नहीं होगा, क्योंकि इनके पास में पावर है चेंज करने की। सर SSC क्या बताना है? उनको ये बताना है कि ये 3A कन्वर्ट नहीं हो रहा। DRC 03 की कॉपी दे दीजिएगा आप उनको, और 3A हाँ। स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा कि इस वजह से नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बस वो दोनों लगा के आप इसमें जाइए। इसके नंबर होता है। अच्छा अच्छा। हाँ वो टर्नओवर करो आगे टर्नओवर करो बड़ी ठीक ठीक ठीक। टर्नओवर बढ़ी तो आगे लोग तो अंकित जी बीच में ठीक हो गया, मगर अभी ये हमारे परसों की मैंने लेटेस्ट अभी तो नहीं किया, इसलिए जी सर। हाँ हाँ। क्योंकि ये तो काफी असल पहले में कर दिए थे सारे। असल में तो ये परसों में कर रहा था तो नहीं हो रहा था। जी अच्छा। और आप तो रहे हैं और रहना हो पेपर और वही जब मुझे टिकट आता था बार बार कम बार बार टिकट जाने का कम है पेपर
LIC है, एक औरत भी सबकी, और वैभव जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जमा करती है आजकल 500 200 1000 रुपये हुए तिवारी सुनील सर म्यूट कर लीजिए। अंकित जी नमस्कार। नमस्कार सर। अंकित जी एक छोटा सवाल पूछ सकता हूँ? जी सर जी जी। सर ये कह रहा था कि वैसे तो चीजें आदमी को पता है, पर थोड़ी सी जैसे जानबूझ के अगर एक गलती हो गई तो इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या करना। जैसे ई बिल का मैटर है सर, वो सब कुछ सही था, मतलब पेपर वगैरह सारा कुछ सही थे, और ई वे बिल जो है वो बिलिंग भी सही थी, केवल डिले हुआ था और गाड़ी टाइम से पहुंच भी गया था। लास्ट मोमेंट पे खड़ी गाड़ी को उन्होंने चेक किया और कहा कि आपका ये बिल एक्सपायर्ड है, उसको उन्होंने पकड़ लिया था, जिस पर उन्होंने पेनल्टी लगा दी थी और पेनल्टी जमा करा दी। बाद में जब डिस्कशन हुआ तो कहे कि ठीक है सर कोई बात नहीं, आप इसको एप्लीकेशन दे दीजिएगा। तो उसमें हुआ गलती क्या? होश में आ रही है सर अंकित भैया को? हेलो अंकित जी को होश में आ रही है सर? एक सेकंड आवाज एक आ सेकंड रही सर? जी सर जी जी एक सेकंड। हेलो अंकित जी एक आप होश सेकंड हो सर। गए हो? जी हाँ सर कोई जी नहीं अब जो ये आवाज कर रहे सर। हैं उन सबकी सर आवाज बंद कर दीजिए। आवाज आ रही सर? ठीक। हाँ एक जी मिनट सर आगे सर, आ एक मिनट प्लीज, एक मिनट आगे सर। सर सर बस हाँ एक मैं आपको हाँ जवाब दे जी रहा हूँ, एक एक मिनट। आपके जी सर हो गया बाकी सर। सबके माइक बंद कर दीजिए, मेरा कहना कहने जी को। सर कर दीजिए सर। हाँ और आगे जी आप पूछिए। जी सर। हाँ सर बस लास्ट का एक फाइनल पूछना था कि जो हमको अपील करनी थी हाँ वो जी गलती से सर रेक्टिफिकेशन हो गया, तो उसमें क्या करूं सर अब? और उन्होंने अभी तक वो रेक्टिफिकेशन को फाइनल नहीं किया है। अब रेक्टिफिकेशन तो करना नहीं था इस मैटर में। जब पेनाल्टी जमा कर दिया तो अपील करनी चाहिए थी, क्योंकि हाँ जी अपील। ये मैटर चूंकि 4 महीने पहले का था, तो अभी तक इन्होंने जब वेट करने लगा, हमने कहा देखें क्या किया इन लोगों ने, तो देखा कि अभी नहीं भी उन्होंने आप साथ 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 अपील फाइल कर दीजिए, कोई नहीं। सर रेक्टिफिकेशन उसका का तो कोई ऑर्डर नहीं किया होगा ना उन्होंने? नहीं कोई नहीं किया सर अभी तक। जी तो तो आप सर वो अपील फाइल कर टाइम, दीजिए सर। तो सर ई वे बिल का उसका जो पेनाल्टी डिपॉजिट के बाद ऑर्डर जो इन्होंने दिया था, तो उसके लिए टाइमिंग सर होता होगा ना, कितने टाइम के लिए अपील करना है? राकेश जी सर 120 दिन के अंदर, जी सर। डेट ऑफ ऑर्डर से 120 दिन के अंदर आपको अपील फाइल करनी है। तो सर वो चीज तो अब गलती तो हुई है सर, तो क्या करूं सर? ये तो आपके 120 दिन पूरे हो गए, हाँ सर वो तो हो गए सर। तो अब आप डिले लगाकर कॉपी दीजिए, उसमें रीजन लगा दीजिए कि इसलिए मैं गलती से 161 लगा दिया है, उसका जी सर। रेफरेंस देके लगा दीजिए। और यदि वो मानेंगे, यदि हो सकता है अपील अथॉरिटी इस चीज को कंसीडर कर लें और डिले कंडोन कर दें। वैसे संजय सर बहुत कम इसमें ये नहीं हो सकता कि जी। 161 रिजेक्ट करा ले डिपार्टमेंट से, उसके बाद अपील चले जाए? नहीं तो 161 का रीजन किस बात रीजन पे लेंगे? नहीं ओरिजिनल ऑर्डर 161 तो का। ये लगा चुके हैं ना, तो हाँ डिपार्टमेंट उसे रिजेक्ट कर दे, हाँ, क्योंकि आपकी 161 अलाउ नहीं होती है। उसके बाद अगर ये अपील डाल दे। नहीं अंकित जी 161 का रीजन तो देना पड़ेगा ना, रीजन तो कुछ है ही नहीं। किस ग्राउंड पे आप 161 पे गए? 29 में 161 का ऑर्डर में क्या कमी है जो ऑर्डर नहीं? में तो कुछ भी कोई कमी है ही नहीं। हम्म, सीधी सी बात नहीं ये सर, नहीं सर, उनके ऑर्डर में सर मैंने जो कमी दिखाई थी, उन्होंने जो 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 प्लेस ऑफ सप्लाई जो दिया दिखाया था उन्होंने, कि एक्चुअली क्या हुआ ई वे उन्होंने दिखाया था कि जैसे इलाहाबाद में जब कोई भी सर प्रिंसिपल प्लेस होता है और उसका जो दूसरा एक, जैसे सपोज कीजिए कि उसमें प्रिंसिपल प्लेस और एक प्लेस और दिखा रखा है सर, 2 प्लेसेस जैसे दिए जाते हैं। प्लेस। तो हाँ सर, तो उसने क्या किया, जब सिस्टम में जब ई वे बिल बनाया था सर, ऑटोमेटिकली वो पहले वाला ले लेता है वो। ठीक अगर है। आपने अगर बस गलती सिर्फ इतनी सी थी, तो उन्होंने ये दिखाया है कि आपने जो है ये आपका वहीं से वहीं जा रहा था, तो आप दूसरे शहर में सामान क्यों ले गए? एक ये रीजन दिखाया था उन्होंने, मात्र एक ही रीजन दिखाया था सर। तो देखिए उसका मैंने रेक्टिफिकेशन में सर एक सेकंड बोलना चाहूंगा। मैंने रेक्टिफिकेशन में सर इसी चीज को कोट किया था कि सर गलती से वो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट वो पहले वाला एड्रेस ले लिया था, जबकि हमारा माल और मैंने जो बिल भी जनरेट किया था वो दूसरे वाले एड्रेस भी किया था। इसी चीज को सर कोट करके
161 सर वो रेक्टिफिकेशन वाला सर डाला हुआ था कि जो और कुछ नहीं था सर उसमें। तो अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो सर इसी का बेस बना के अपील, जैसे अगर जैसा जैसा एडवाइस करें सर आप लोग। राकेश जी देखिए, प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है कि जो आपने 161 दिया, वो जो आपने जो रीजन दिया है उस ग्राउंड पर उन्होंने 129(3) में आपसे टैक्स जमा कराया, पेनल्टी लगाई। जी जी 129(3) के अंदर उन्होंने जमा कराई कि आपने उसका वायलेशन किया, इसीलिए पेनल्टी आपने जमा कराई। जी कि जो भी रीजन आपको देना था वो देना था आपको मूव 7 के बाद। मूव Reply 7 में। उन्होंने सॉल्व किया, उस तब आपको ये जवाब देना था, आपने जो भी दिया हो। और उन्होंने जब मूव 9 इशू कर दिया, ऑर्डर कर दिया उसमें, और आपने पेनल्टी जमा कर दी, तो अगेंस्ट उसके अगेंस्ट में आपको अपील आना था। अब ये है कि कितना डिले हो गया ये देखिए। सर डिले तो कितना दिन हो गया? सर डिले वो कंडोनेशन के बाद भी हो गया सर, 1 मंथ और भी चला गया, मोटा मोटी ये 6 मंथ हो गया सर। तो अब वही वाली बात है, वही जो अंकित जी वाली बात है, उसी को अडॉप्ट करिए कि सबसे पहले आप उसको वहां से रिजेक्ट कराइए और उस जी ग्राउंड सर। पे डिले को कोशिश कर लीजिए, और ठीक फिर है सर। तो बनेगा नहीं आपके पास। जी सर। 7 में आपको आना था उसके अगेंस्ट में कि वो पेनल्टी गलत लगाई गई है। जी सर। जी सर। वहां पर वो तो डिटर्मिनेशन जो किया, वो ऑर्डर में गलती नहीं थी सर, वो आप जी कह रहे हो, मगर उनका ये कहना था कि आपने गलत किया तो इसलिए वायलेशन हुआ, इसलिए उन्होंने पेनल्टी जमा कराई थी जी डिपार्टमेंट सर। ने। हाँ बात वही था सर। जी तो बस अब यही है कि जो अंकित जी यही कह रहे हैं वो भी ठीक है, यही ऑप्शन हो सकता है अभी आपके पास कि आप पहले 120 उसको 161 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कराइए और जी सर। इमीडिएटली पहले से तैयार रखिए, जैसे ऑर्डर आपको पब्लिश करा उसी को दिखा दिया, उसकी ग्राउंड ले लीजिए। चांसेस कम है इस चीज को कंसीडर कर ले फर्स्ट कभी, सर ट्रिब्यूनल में एक्सेप्ट हो जाएगा जहां तक मैं, एक्सेप्ट हो जाए 101%। क्योंकि यहाँ से फर्स्ट अपील से अगर रिजेक्ट भी हो जाता है तो ट्रिब्यूनल में एक्सेप्ट हो जाएगा। जी बस। अच्छा सर, फिर उसको रिजेक्ट करेंगे तो फिर उसके लिए ट्रिब्यूनल के लिए प्रॉपर टाइम रहेगा सर। प्रॉपर जी, टाइम, जब भी ट्रिब्यूनल फॉर्म हो जाएगा उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप फाइल कर दीजिए। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, जब अपील जब फाइल करूंगा सर, जी। तो ये जो जो इसमें जो अपील में जैसे जो 10% डिपॉजिट रहता है सर, हमने जैसे ऑलरेडी जो डिपॉजिट किया है सर, तो इसी का आपका तो चालान दिखाएंगे 100%। सर, अलग से जमा करेंगे सर? सर इसमें कुछ नहीं नहीं सर। आपको जमा करना, आपको ऑलरेडी पूरा जमा है, हाँ सर, मेरा पूरा जमा है सर। हाँ वही इसलिए चीज। आपको जमा नहीं करना है। जहां पर जमा नहीं कराया जाता सब वहां 10% नहीं होता है, 129 के केस में 25% था, जो अब घट गया है। अच्छा सर, 10%। हाँ, मैं तो सर 100% पेनल्टी जमा करके अब बैठा आपको नहीं जमा करना। सिर्फ। जब आप अपील फाइल करेंगे तो उसमें आएगा, प्री डिपॉजिट वाले ऑप्शन में आएगा, वहां पर ऑलरेडी आ जाएगी कि ऑलरेडी टैक्स डिपॉजिट डिस्प्यूटेड, तो नहीं जमा करना आपको कुछ नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू अंकित जी। थैंक यू सर। थैंक यू। संजय सर, एसपीएल वाले केस में एक दो केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे हमने एसपीएल फाइल की। जी अधिकतर जब हम एसपीएल फाइल करते हैं तो हमारे जो डिमांड होती है, पेमेंट ऑफ डिमांड, वहाँ पर अमाउंट जीरो हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। एक केस मेरे पास ऐसा है जिसमें डिमांड शो हो रही है। अभी भी हाँ जी। एसपीएल SPL 02 फाइल होने के बाद भी। जी। तो मुझे लगा पहले तो कि शायद एसपीएल फाइल होने से रह गई, मैं दोबारा एसपीएल फाइल करने लगा तो फिर उस पे आ गया कि आपकी ऑलरेडी एसपीएल फाइल है। नहीं तो एसपीएल फाइल के बाद डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आया कोई? नहीं, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस नहीं है। नहीं, नोटिस नहीं आया है तो ये तो उनकी, नहीं। ये वहां पर है। फिर भी आप जो ज्यूरिडिक्शनल अफसर से कह दिए, वहां बस पेनल्टी और इंटरेस्ट का ऑप्शन रह जाता है, जैसे ही आप टैक्स डिपॉजिट कर देते। ये आप देख लीजिए कि आपने इसको जब आपने जमा किया होगा, पहले जमा किया या एसपीएल 0 फाइल करने से पहले डीआरसी 03 से जमा किया है? नहीं, मैंने तो डिमांड के अगेंस्ट, डिमांड से रिड्यूस किया होगा ना, हाँ जी, उससे तो वो रिड्यूस किया था। रिड्यूस या तो सेट ऑफ नहीं हुई होगी। नहीं सर, टैक्स तो वहां पे खत्म हो गया हाँ जो मेरे पेमेंट ऑफ डिमांड में है, क्योंकि मैंने उसी से सेट ऑफ किया था, तो टैक्स तो वहां पे खत्म है। सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी की अमाउंट वहां पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक मैंने है, एसपीएल 2 फाइल कर दिया। ठीक है, मेरे सारे केसेस में क्या हुआ, एसपीएल 2 जैसे फाइल करता हूँ पेमेंट ऑफ डिमांड से हट जाती है अमाउंट, दोनों चीजें हट पूरी की जाती पूरी है। डिमांड। हाँ जी, जी, बिल्कुल। इंटरेस्ट भी हट जाता है, पेनल्टी भी हट जाती है। लेकिन सिर्फ एक केस में ऐसा है कि जहाँ पे मेरी वो इंटरेस्ट और पेनल्टी रिफ्लेक्ट हो रही है। और ऑर्डर जैसे ही करेगा डिपार्टमेंट वैसे ही खत्म हो जाएगी, आपके लेवल से कुछ है नहीं।
बाकी बस ये है कि आप एक बार इंटीमेट कर दो उस ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर को। लेकिन सर फिर मैंने ये क्वेरी एक दो सदस्यों के सामने फिर रखी, हम्म, तो दो सदस्यों के साथ और हुआ है ऐसा, उन्होंने फिर डिपार्टमेंट से ऑर्डर कराए, हम्म, ऑर्डर कराने के बाद भी उनके पेमेंट ऑफ डिमांड में डिमांड शो हो रही है, हम्म। ऑर्डर कराने के जबकि बाद भी हाँ जी, जबकि एसपीएल एक्सेप्ट हो गई। एसपीएल एक्सेप्ट हो गई तो उसमें एक वो टेक्निकल हो सकता है, तो उसके लिए वो ग्रेवियांस रेज करके टिकट रेज करते हैं, उषा पोर्टल से ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगा तो। क्योंकि ये टेक्निकल ग्लिच उन्हीं की तरफ से है ना, हाँ जी, पोर्टल पे टेक्निकल ग्लिच है ना, आपके प्रोसीजर में तो कोई ग्लिच नहीं है ना। नहीं बस टैक्स जमा है, इंटरेस्ट पेनल्टी जमा है, एसपीएल ऑर्डर आ चुका, लेकिन ऑर्डर भी आ चुका आपके पास मेरे एक्सेप्टेंस। वाला रह रहा है, बाकी दो जनों के साथ जिनके साथ हुआ है हाँ, तो उनके पास ऑर्डर भी आ चुका। ऑर्डर आ गया, डिमांड हाँ नहीं जी था, जी, हम पोर्टल पे कर रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पोर्टल पे चल ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वो दिखा दें आपने उनको, उन्होंने अपने ज्यूरिडिक्शनल अफसर को दिखाया ये चीज। वो भी समझ नहीं पा रहे किस तरीके से उसे करें। नहीं सर, वो नोडल अफसर उनके होते, वो ऊपर इस प्रॉब्लम्स को वो ले लेते हैं आपसे। हमारे यहाँ एक दो के साथ ऐसा आया था, टिकट तो रेज करा दिया था और वो ठीक करा दिया। हम अपने लेवल से भी डाल दें और उनके थ्रू भी करा दें। जी जी जी। किसी और सदस्य की कोई जीएसटी के रिगार्डिंग क्वेरी हो तो। हाँ अंकित जी, जी सर। मेरे धारा 74 का नोटिस था, जी मैंने डीआरसी से जमा करा दिया। ठीक है सर। अब अधिकारी का कहना है जो डीआरसी है ना, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। किस वो वजह कुछ से? टेक्निकल टेक्निकल कुछ अच्छा, कह रहा है कि कुछ टेक्निकल टेक्निकल एरर आ रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं हो रही। और जो लेजर वाला वो डिमांड आती है ना पोर्टल पे, हाँ जी, हाँ वो कहा मैंने डिमांड आपकी 00 कर दी है, वो उसने मुझे दिखा दी। क्या मेरे लिए सफिशिएंट या कुछ और मैं क्या रिलीफ लूँ उनसे? भारद्वाज जी, अपने पोर्टल पर आप चेक करो कि पेमेंट्स टुवर्ड डिमांड्स के अंदर वो अभी भी खड़ी है या नहीं। नहीं खड़ी सर, 0 है। जीरो हो शून्य। गई, ठीक है, ठीक है जीरो। सर, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए आप। ठीक है सर। अच्छा इसी केस में ना सर, उसने मुझे 50,000 की पेनल्टी का नोटिस भेजा था, नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एट द टाइम ऑफ सर्वे। 125 में। हाँ जी, जी तो मैंने उसका रिप्लाई दे दिया कि मैंने प्रॉपर बुक्स रखी हुई है और मैंने उस समय प्रोड्यूस की थी, आप चाहो तो आपके सामने प्रोड्यूस कर दूं। ठीक है। अब उसे क्या करा, मेरे उस जवाब को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। है ना। लेकिन वो सेम 125 का नोटिस उसने मुझे फिर दे दिया 10,000 की पेनल्टी का। पहले 50,000 का दिया, अब 10,000। सेम उसी ग्राउंड वही पर। वही वही साल है, वही पॉइंट है। अब मैंने उसका वही जवाब दे दिया, अभी पेंडिंग है ऑर्डर। आप उसमें रिप्लाई लगा दीजिए ना, रिप्लाई के साथ आप अपना वो भी अपलोड कर दीजिए जो पहले एक्सेप्ट किया उन्होंने। एक्सेप्ट किए। बट मेरा ये मानना है कि ज्यूरिडिक्शनल अफसर को ग्राउंड्स नॉन, किस ग्राउंड पे उसने किया जब उसने देखा ही नहीं, नॉन मेंटेनेंस किस बेस पे वो दे रहा है आपको नोटिस? भाई ड्यूरिंग द सर्च एंड सर्वे की जब कार्रवाई हुई होगी सर 67 में, क्या वहां से कोई नोटिस आया था आपके कि नहीं पाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नहीं हमारे पास सर उस समय कोई नोटिस नहीं आया। हाँ, कोई नोटिस नहीं आया। 70 के संबंध की कार्रवाई में भी कुछ नहीं आया, 70 के नहीं नोटिस सर, में नहीं सर। उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके बाद आपके ज्यूरिडिक्शनल अफसर ने आपको नोटिस भेजा जी। भेजा है हियरिंग के लिए कि आपने हाँ ये हाँ सर, हियरिंग का नोटिस आया था, हियरिंग में हमने सुनवाई करवा ली। आपने सुनवाई करवा ली, तब भी उन्होंने क्या ये पॉइंट उठाया था कहीं पर नॉन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स का? ना उसमें नहीं उठाया सर, 74 के नोटिस में कोई नहीं था। तो सर 74 के नोटिस में तो हो ही नहीं सकती सर नॉन मेंटेनेंस का। 74 में क्यों दिया था नोटिस उन्होंने? एक्सेप्ट कर लिया था 74 को बाद में उन्होंने, कि आपने वो जमा कराई सर इन्होंने। नहीं, हम आपके सर जो डिमांड थी ना, जब शुरू में सर्वे के टाइम प्रेशर बनाता ना अधिकारी, वो कहता है इतना स्टॉक आपका मिसमैच है, इतना जमा कराओ नहीं तो ये हो जाएगा। तो उसके प्रेशर में अधिकारी ने डीआरसी कर दी थी, जो आईटीसी खड़ी थी, जितनी मांगी उन्होंने। उन्होंने कहा 20 लाख का स्टॉक, 30 लाख का स्टॉक आपका शॉर्ट है, वो आपने सेल कर दिया, इसकी डीआरसी अभी करो नहीं तो एफआईआर होगी। तो व्यापारी ने फटाफट तुरंत डीआरसी कर दी। तो इन्होंने भी हमारी उतनी जितनी डीआरसी हुई थी ना, वही एक्सेप्ट कर ली, एक्स्ट्रा नहीं लगाया इन्होंने।
इसका मतलब ये है कि वो ड्यूरिंग द सर्वे ही उन्होंने उस टाइम रिवर्स करा ली होगी आपसे आईटीसी। जी 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 सर, रिवर्स लिख रहा है सर, डीआरसी करवा ली थी, हाँ रिवर्स तो लिख रहा है। डीआरसी जीरो हाँ थ्री वो से एक ही बात। रिवर्सल करा के डीआरसी 03 से जमा करा लिया उन्होंने उस चीज को जी आपकी जी को। तो जी जी उसको उन्होंने एक्सेस ऑफ स्टॉक पे माना। ये तभी जी जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब बहुत से केसेस में ये कहा है कि पहले तो ये था विनायक में कि आप जमा ही नहीं करेंगे। अब जी हाईकोर्ट ने कहा है कि स्टॉक मिसमैच में भी 130 की कार्रवाई नहीं हो सकती, रिवर्सल की भी नहीं हो सकती। उसमें 73 या 74 की कार्रवाई में ज्यूरिडिक्शनल अफसर करेगा। 74 की कार्रवाई में उन्होंने माना, आपको दिया आपने, और उसी को उन्होंने मान लिया, डिफरेंस को जमा हो गया, तो जी जी वहां की वही कंक्लूड हो गई वो कार्रवाई। जी जी। तो 125 में कैसे अलग से लगा दिए? अब उसे 125 का अलग से नोटिस दे दिया, पहले 50,000 की पेनल्टी का सेट कर लिया, अब 10,000 की पेनल्टी का अलग से दे दिया, वही सेम नोटिस की नॉन मेंटेनेबल बुक्स। आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया था पहले जिसमें 50 का दिया था आपने, जो रिप्लाई दिया था, हाँ हाँ, वो जी वन प्रिंट निकाल लिया, तो उसका वो ऑर्डर एक्सेप्ट टाइप प्रिंट निकाल बस उसी जी का जी ऑर्डर की कॉपी लगा दी इस बार भी। फिर आप रिप्लाई में भी लगा दीजिए, अगर गलती से वो 10,000 का दोबारा करते हैं तो भी आप 161 दोबारा लगा देना। ठीक ठीक है, ठीक है। थैंक यू ओके, संजय सर, थैंक यू अंकित जी। थैंक यू सर। शैलेश सर को आज नींद आ रही है अंकित कुछ। सर, अरे सर अंकित 2 सर, दिन से बहुत जी सर। मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है, वो मीटिंग अंकित चक्कर जी, में भागे भागे फिर रहे हैं यहाँ से वहां से। जी 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 सत्येंद्र सर, जी बताइए। मैं ये कह रहा था कि जैसे किसी व्यापारी ने पहले फर्म बंद कर दी, उसके 1 साल बाद डेथ हो गई उसकी, ठीक है सर। जी अब उसको प्रीवियस ईयर्स में 18-19 को लेके रॉयल्टी से रिलेटेड उनने इशू निकाल के 74 में नोटिस इशू कर दिया, जी क्योंकि मैसेज आया, अपन ने पोर्टल पे देख भी लिया कि हाँ ये नोटिस है, 74 का नोटिस है और इतनी इतनी डिमांड पेनाल्टी इंटरेस्ट के साथ उनने जमा कर। तो इस केस में अपन उनके उत्तराधिकारी से जो रिप्लाई कराएंगे, हाँ जी उसमें किस तरीके से रहेगा इसको, या वो किस तरीके से, अगर मृत व्यक्ति है तो अगर ये डिमांड कंफर्म होती है तो क्या होगा, अगर रिप्लाई कर देते हैं तो फिर किस तरीके से इसको वो लेंगे? सर, इसमें आपको एक मैनुअल एप्लीकेशन देनी होगी, उसमें अधिकारी अपने लेवल से उसको लीगल एयर ऐड करेंगे, उसके बाद आप अपना रिप्लाई देंगे। अगर सर डायरेक्टली जैसे ओपन अपने पास आईडी पासवर्ड था और उसको रिप्लाई वहां से कर सर, देते हैं तब? सर आ जाइए सर प्लीज। ईवीसी किसके थ्रू करोगे सर आप? हाँ, ईवीसी किसके थ्रू कराओगे? ईवी जो अच्छा, उनके फादर का जो मोबाइल नंबर सिम अगर चालू है तब? सर, मोबाइल नंबर से नहीं होता ना हाँ, सर, जो ऑथराइज है, ऑथराइज अच्छा, जब है ही नहीं तो आप ऑथराइज के नाम से कैसे? जी ईवीसी आपके एक डिजिटल सिग्नेचर है एक तरीके से। अंकित जी, जी सर। सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बधाई महामंत्री बनने की। अरे सर, सर आभार सर, हाँ, मैंने धन्यवाद। आपको दूसरा मैं कह रहा हूँ, एक केस नोट कर लीजिए, मई में जजमेंट हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, सेठिया एंटरप्राइजेज, अमित जी सेठिया। इसमें हाईकोर्ट जी। ने क्लियर कट कहा है कि जब भी यदि किसी आदमी की डेथ हो जाती है और उसका व्यापार नहीं चल रहा, हम्म। के अगेंस्ट में कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं होगी किसी भी तरह की। आप मुझसे सेठिया एंटरप्राइजेस का? सेठिया सेठिया 2 मई के करीब का है, आप मुझसे कर लेना, मैं आपको ऑर्डर। सेठिया एंटरप्राइज है। हाँ, सेठिया SETH लेकिन है। अभी सर, अभी क्या है इसकी सर, उनने हमें जो नोटिस की डेट दी हुई है 29/6 हियरिंग डेट है, मतलब कल। जी, एक तो आप टाइम कल संडे है और 30/6 लास्ट डेट है इस चीज के लिए 74 के रिप्लाई करने के, 74 की रिप्लाई करने के लिए नहीं, जो 18 उनके को फादर सर, से दी हुई है, जो हाँ? ऐसा मेरा ये पूछना है कि वो फर्म जब बेटा खत्म हो गए, वो उससे पहले उन्होंने बंद कर दी थी, हम्म। तो यानी वो बिजनेस तो आगे फर्दर हाँ, कंटिन्यू उसके पहले बंद कर दी थी। तो वो फर्दर तो कंटिन्यू हुआ नहीं नहीं, हुआ। और वो प्रोपराइटर की डेथ हो गई, नहीं तो बस उसमें उसी ऑर्डर को कॉपी जी। लगा, कोई रिकवरी नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही ऑर्डर है। लेकिन सर जो 93 वन बी है ना सर, जो जी 93 वन बी में जो, उसमें है कि अगर लीगल हेयर ने बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया है और फर्म पहले ही क्लोज हो गई है, तो लीगल हेयर से उतने एक्सटेंड तक
रिकवरी की प्रोसीडिंग की जा सकती है जितनी कि उसके पास उनकी एसेट्स ली हुई हैं। सर टैक्स रिकवरी का वर्ड है वहां पर, यदि ड्यू हो, सबसे पहले एस्टेब्लिश करना होगा कि ये टैक्स रिकवरी है जो दिया नहीं है। यहाँ सर मैटर रॉयल्टी वाला आप बता रहे हो, रॉयल्टी पे अभी भी स्टे चल रहा है। हाँ स्टे चल रहा है सर। सर स्टे चल रहा है तो रिकवरी तो ड्यू नहीं है ना सर। और आप उस ऑर्डर को एक्चुअली पढ़िएगा। ये तो उसमें तो सर जो बाकी के केसेस हैं जिनमें अभी स्टे दिया हुआ है कि मैटर हाई कोर्ट में जब तक डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड नहीं होगा तब तक अभी ये बेंच भी ऑर्डर इसके अगेंस्ट में नहीं करेगी, तो सारे जो नोटिस या ऑर्डर हैं वो स्टे में हैं, हेल्ड हैं सारे के सारे, है ना सर। हाँ होल्ड है। लेकिन अभी मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ रही ना सर कि अभी फर्दर मैं रिप्लाई कैसे करूं, या मैं मैनुअली 30 तारीख को जाके, 29 को तो बंद है ऑफिस, जी 30 तारीख को उनके लीगल एयर के साथ जाके वो एप्लीकेशन, एक इंटीमेशन सबमिट कर दूं कि भाई फादर की एक्सपायर हो गई, ये डेथ सर्टिफिकेट है, फर्म ऑलरेडी क्लोज है, इसका GSTR 10 ये है, ऑर्डर जब वो बंद होने का ऑर्डर कैंसिलेशन का ये है, अतः ये नोटिस बैक कर लिया जाए। बिल्कुल। एक साथ में मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये मैनुअली उनको पहले दे दूं, नहीं है आप ना बिल्कुल सर। दे सकते हैं, तो देखिए 74 के अंदर उन्होंने आपको दिया है ना सर। हाँ 70 उनने ये माना कि आप उनको, उनने ये माना कि खनिज विभाग से मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि आपने इतनी रॉयल्टी जमा की है और आपने कर पंजन के उद्देश्य से और जानबूझकर इस पे आपने RCM के तहत टैक्स पे नहीं किया है। RCM ड्यू कहाँ है सर एक्ट में? अभी रॉयल्टी पे वो असेसमेंट। ये मान रहे हैं ना सर, जो नोटिफिकेशन नंबर 13/20 जो 17 है उसके 5 नंबर सीरियल पे लिखा सप्लाई रिसीव्ड बाई द गवर्नमेंट, जो भी वर्डिंग है सर लिखी हुई है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो वो मांग रहे हैं इसको सर्विस मान रहे हैं, लीजिंग लाइसेंस को, कि जो रॉयल्टी आप पे कर रहे हो आपको लीज दी गई थी, यानी कि गवर्नमेंट ने आपको उसकी सर्विस दी है लीज, और उसके बदले में जो रॉयल्टी अमाउंट आपने पे करा है उसका कंसीडरेशन है, उस पे आप हमें RCM के तहत लाइबिलिटी पे करें। सत्यन जी इसी को तो डिस्कस करते अब ये डिस्प्यूटेड है सर, हाँ सर इसी पे तो डिस्कस है करते ना। हुए लाया गया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, यही तो लगाया गया था कि ये इसको सर्विसेज मान रहे हैं, ये जो आपने प्रोवाइड की है, और जबकि इसी चीज को बिल्कुल सर। सर्विसेज नहीं 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 है। वो तो मैं समझ रहा, मैंने तो सर उसकी मैं ले लिए हैं, जो हाई कोर्ट में जिनके स्टे हैं वो सारे चीजें निकाल ले ली हैं सर, लेकिन अभी पहली प्रायोरिटी ये है कि 30/6 तक रिप्लाई करना नहीं करना, या 30/6 को मैनुअली इंटीमेशन में। सर उसके आप जब बोल लिया तो सर आप उसको रिप्लाई सबमिट कैसे करें? कदम बंद हो चुकी, लीगल हायर ने तो आगे हाँ। कंटिन्यू किया, बिजनेस फर्म बंद हो चुकी, आप उसको मैनुअली रिप्लाई दे दीजिए, या कभी उनके मोबाइल से भी या PVC से भी फाइल करोगे आप, कैसे माना जाएगा हाँ। मोबाइल से? आप मैनुअली जी सबमिट, मैनुअली हाँ, उनके मैं आइए आदरणीय मैनुअली करें ना सर हम। पोस्ट भिजवा ठीक है सर। सर हमारे मैं मुख्य तो वक्ता आ उसमें चुके हैं सर, दोनों, प्लीज। जी मैं जी बीच में जी बीच में रुक रहा हूँ आपको। डाल दिए। आदरणीय संजय जी, आदरणीय सत्यन जी, अब आपको बीच में रुक रहा हूँ, क्षमा करिए। हमारे मुख्य वक्ता श्री हिमांशु सिंह जी आ चुके हैं। आप वीडियो ऑन करें प्लीज हिमांशु सर। हो गया, तरक्की देख रही है, मतलब इंसानों को नई धरती मिल सकती है रहने के लिए। सर ऑलरेडी ऑन है। हिमांशु जी, हाँ हिमांशु जी आ चुके हैं, ऑनलाइन हो चुके हैं कैमरा में। तो सबसे आदरणीय अंकित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सेशन के लिए संजय जी का धन्यवाद। और सत्येंद्र सर का क्वेरी अगर आपकी अधूरी रह गई हो तो हमारे बीच में सबसे शक्तिशाली GST का वक्ता आया गया है, और उस वक्ता के माध्यम से आप अपने प्रश्न का जवाब भी ले सकते हैं। इनको हमने बिल्कुल सर, आज व्यक्तिगत रूप से, टॉपिक भी वही है सर, हाँ थोड़ा व्यक्तिगत टॉपिक रूप भी से उसी भी, से रिलेटेड, तो मैं पूछ लूंगा सर उनसे। जी सर ठीक बिल्कुल है। हिमांशु सर के पास हर प्रश्न का जवाब है, अगर आप पूछें तो। अगर नहीं पूछेंगे तो जवाब नहीं है, और आप पूछेंगे तो जवाब पक्के से आपको दिया जाएगा। आदरणीय हिमांशु जी से हमारी व्यक्तिगत मुलाकात भी है, और हम तीसरी बार इनसे मिल रहे हैं, वैसे कहा जाए 2 बार वर्चुअली और तीसरी बार और 1 बार फिजिकली हम मिल चुके हैं। तो जैसा कि परंपरा है इनके परिचय देने की, जो आज नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आप सामने रख रहा हूँ। हिमांशु जी फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में कानून कानून की मास्टर डिग्री रखते हैं। आपकी विशेषता जो है वो अप्रत्यक्ष कराधान ही है। केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग
कि अधिकारियों के प्रशिक्षक के रूप में आप काम किया है। इसके अतिरिक्त आपने उत्तर प्रदेश राज्य जीएसटी विभाग के भी प्रशिक्षक और सलाहकार हैं। आपने बहुत कम समय में 4,000 से अधिक अधिकारियों को जीएसटी क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया है। आप CIRC के प्रसिद्ध वक्ता है। आपने विभिन्न मंचों पर जीएसटी विषयक 300 से अधिक कार्यशाला सेमिनार सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। आप सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ जीएसटी कार्य के संबंधित विषयों पर निरंतर संवाद करते हैं। आप नियमित रूप से व्याख्यान देते हैं। अप्रत्यक्ष करों पर आयोजित प्रेरक चर्चाओं का नेतृत्व भी करते हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों जैसे बड़े कारपोरेट समूह, सूचीबद्ध कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, राज्य और केंद्र सरकार के विभाग शामिल हैं। इन सभी को आप अप्रत्यक्ष कराधान और सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में सलाहकार के रूप में सेवाएं देते रहते हैं। आपने जैसे कुछ मंच हैं जहां पर आपने प्रशिक्षक के तौर पर या अतिथि वक्ता के तौर पर काम किया है, वो है केंद्रीय जीएसटी अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान NACI नासिन, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी नागपुर, आरडीएस फैक्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग कानपुर, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अधिकार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ और भारतीय रेलवे प्रबंधन संस्थान लखनऊ। ये इन्होंने जहाँ पर प्रशिक्षण का काम किया है। और आदरणीय हिमांशु जी एक सरल स्वभाव के वक्ता है। आप साधारण रूप से इनसे मिले तो लगेगा नहीं कि इतने महान वक्ता से आप मिल रहे हैं। और आप जब भी आप इनसे मिलेंगे निश्चित रूप से आप अपनी समस्या का समाधान पाएंगे। और आपका एक सॉफ्टवेयर भी है स्पेक्ट्रा करके, उस पर आपने ही वो सॉफ्टवेयर पूरा बनाया है जिसपे जीएसटी के संबंधित समस्त कार्य किए जा सकते हैं। तो अगर वो ऊपर समय होगा तो उसके विषय में आपको जानकारी देंगे। तो अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हिमांशु जी से, जो छतरपुर में इनका ननिहाल है हमारे शहर में। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर अब आप बहुत बहुत आरंभ धन्यवाद। करें। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि हम लोग दोबारा से मिल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने हर्ष शर्मा जी का, जो इतना डेडिकेटली सभी चीज़ों के एजुकेशन के मैटर पे और अवेयरनेस के लिए इतना एक्टिव रहते हैं। आज का जो सेशन है बेसिकली वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जीएसटी के एक लिटिगेशन का ऑलरेडी एक सेशन आपके यहाँ हो चुका था। तो हमने सोचा कि इसको लिटिगेशन, हालांकि मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन अब उसमें कुछ नया करना है तो कुछ ऐसा पॉइंट लेके चलते हैं जिसमें कि काफी वो पॉइंट लेके चलें जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग या जो कॉमन ऐसी चीजें ऐसी है जिसमें कंफ्यूजन होता है। तो जो टॉपिक डिसाइड किया गया वो टॉपिक ये हुआ कि चलिए जीएसटी में जो लिटिगेशन करते हैं हाई कोर्ट का या एपीलेट जुरिस्डिक्शन का, तो हाई कोर्ट में जाना है, अपील में जाना है, अगर हाई कोर्ट में गए हैं तो रिट में अगर गए हैं तो रिट का क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर अपील में जा रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो जीएसटी का बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है, और एज ए टैक्स पेयर, एज ए प्रोफेशनल, एज ए कंसल्टेंट हमारा उसमें कितना रोल होगा। हम अपने प्रोफेशनल होने के नाते अपने क्लाइंट्स को क्या गाइडेंस देंगे, उस गाइडेंस को देने के लिए कई चीज़ों पे हमें फोकस करने की आवश्यकता है। तो उसी चीज़ों को लेते हुए आज का इस सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सभी के समक्ष अपनी जो स्लाइड है, प्रेजेंटेशन है, वो मैं शेयर करता हूँ। सर मेरी प्रेजेंटेशन आपको दिख रही है? शैलेश जी एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। जी सर दिख रही है। यस दिख रही है। ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। तो आज का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो इस चीज को लेकर के है कि जीएसटी में जो हम लोग लिटिगेशन करते हैं तो किस परिस्थिति में हमको हाई कोर्ट जाना चाहिए, किस परिस्थिति में हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए, और हाई कोर्ट में जो कोर्ट के डिसीजन आते हैं आज की डेट पे उन डिसीजन का इम्प्लीकेशन क्या है, उन डिसीजन की बाइंडिंगनेस क्या है। हमारे से कई लोगों ने प्रश्न किया हमसे कि सर ये हाई कोर्ट ने तो ये मैटर डिसाइड कर दिया है और डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट
is binding on the entire jurisdiction of the particular state। एक पूरे स्टेट में उसको बाइंड माना गया। तो क्या जो हाई कोर्ट एक मैटर पे अगर जजमेंट दे देता है, तो क्या वो जजमेंट पूरे प्रदेश में लागू होगा? क्या डिपार्टमेंट के ऑफिसर उनको मानने के लिए बाध्य हैं या नहीं है? अगर हैं बाध्य तो मानते हैं क्या या नहीं मानते हैं? तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो इन प्रश्नों के आंसर को देने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज की डेट पे जब हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which says no tax can be collected without an authority of law। तो हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये जो लाइन है आर्टिकल 265 की, ये एकदम कंठस्थ कर लेनी चाहिए कि नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड विदाउट एन अथॉरिटी ऑफ लॉ। हमें पूरे कॉन्फिडेंस से इस चीज पे चलना है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आर्टिकल 265 लेके आया है, जहां पर ये कहा गया कि कोई भी टैक्स बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के कलेक्ट नहीं हो सकता है। तो अगर हम इस माइंडसेट से अपनी अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशन सामने आएंगे, बहुत सारी चीजों के जो कंफ्यूजन्स हैं वो हमारे क्लियर होंगे। तो ये मेरे लिए एकदम गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन प्रैक्टिस कह सकते हैं इसको, कि जो हमारे लिए गोल्डन प्रिंसिपल का काम करता है। तो यहाँ पे हमारे इस सेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे लिए, कि हम ये जाने कि भाई जो भी हमारे पास हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट कब हम जाते हैं। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी का माइक ऑन है उसको म्यूट कर ले बाकी लोग। हाई कोर्ट कब जाते हैं, कब जाना चाहिए, किस मैटर पे हाई कोर्ट में जाने से फायदा मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट जो है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो है, वो किस माइंडसेट से काम करते हैं, क्या सोच उनकी रहती है, और हम जीएसटी में जो मैटर्स हैं, क्या हमको वास्तव में हाई कोर्ट में जाने की कोई जीएसटी में व्यवस्था है। तो यहाँ पे इन चीजों को लेकर के कि हमारे पास लीगल रेमेडी क्या है और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उन डिफरेंस को रीड बिटवीन द लाइंस जो हम लोग बोलते हैं, कि कैसे हम डिफरेंस को समझें और उसके बेसिस पर हम अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो हम लोग आज के सेशन में इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें जीएसटी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जीएसटी में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, वो बेसिकली, या डिस्प्यूट जो अराइज होता है, वो मैटर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सेटल होता है। तो जैसे सबसे पहला आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लेवल पे डिस्प्यूट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी हमारे जीएसटी में जो ऑफिसर्स हैं, तो पहले सबसे पहले हम तो एक चीज और हमें जानने की आवश्यकता है कि जीएसटी में और वैट रिजीम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैट रिजीम में हम लोग जब बात करते थे, तो वहां पर हम लोग बोलते थे उनको असेसिंग ऑफिसर। इनकम टैक्स में भी हम लोग जो बोलते हैं उनको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर, जो असेसमेंट करता है। ठीक है, जीएसटी में लेकिन वो असेसमेंट नहीं करता। हालांकि कॉमन पैरेलल्स में जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि जीएसटी का केस करा लिया। जैसे वैट में होता था हर साल वैट असेसमेंट, असेसमेंट के केस होते थे, जीएसटी में भी हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि वैट का केस हो गया, असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया, असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। बट प्लीज माइंड इट कि जीएसटी में असेसमेंट जो करना है वो टैक्स पेयर को खुद करना है। आप अगर रेफर करेंगे सेक्शन 59 ऑफ जीएसटी एक्ट, जो बात करता है सेल्फ असेसमेंट की, तो जीएसटी का जो मैकेनिज्म है वो सेल्फ असेसमेंट पे है। तो उस सेल्फ असेसमेंट में अगर कोई डिफरेंसेस दिखते हैं ऑफिसर को, डिपार्टमेंट को, तो वो आपके डिफरेंसेस पे आपको नोटिस देगा। 61 में आपको, 73 में, 74 में, इन मैटर्स में आपको नोटिस दे करके आपसे कहेगा कि भाई ये टैक्स आपका डिफरेंस है, शॉर्ट पेड है, नॉट पेड है, ये आपसे क्यों ना वसूल लिया जाए। तो यह बेसिकली वो आपको नोटिस भेज करके आपके टैक्स का एडजुडिकेशन करता है। सर डिटर जो बेसिकली असेसमेंट होता है और जो एडजुडिकेशन होता है, उसमें एक डिफरेंस है। असेसमेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स,
असेसमेंट ऑफ टैक्स का मतलब हुआ कि टैक्स का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफिसर है आपके टैक्स की कैलकुलेशन करके आपको बताता है कि भाई ये टैक्स बनता है और ये आप 30 दिन के अंदर ये मांग डिपॉजिट कर दीजिए, तो दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। वेयर एज एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि वो वहां पर एडजुडिकेट, निर्णय करता है, डिसीजन करता है, डिसाइड करता है कि आपके ऊपर इतना टैक्स इंपोज किया जाता है। और वो डिसीजन जब भी देता है, डिसीजन देने से पहले आपको एक नोटिस भेजता है। तो यहां पर असेसमेंट और एडजुडिकेशन का एक डिफरेंस है। तो असेसमेंट होता है कैलकुलेशंस करके आपको इंटीमेट करना कि भाई ये हम टैक्स, आपके जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है उनके बेसिस पर ये टैक्स कैलकुलेशंस है। जब आपने वैट के केस कराए होंगे तो आपको पता होगा कि वैट में वो असेसमेंट करके असेसमेंट ऑर्डर देता था और 30 दिन के अंदर आपको डिमांड जमा करनी होती थी। जीएसटी में आपका वो असेसमेंट नहीं करता, आपको पहले वो शो कॉज नोटिस देता है जिसमें कहता है कि हमारे हिसाब से ये टैक्स बनता है, क्यों ना ये टैक्स आपसे वसूल लिया जाए। तो जब ये आपको शो कॉज नोटिस देता है आप जवाब लगाते हैं, और जवाब लगाने के बाद सेटिस्फाइड होता है तो ठीक, नहीं होता है तो वो एडजुडिकेशन ऑर्डर पास कर देता है, जो कि डिसीजन होता है उसका। ऑर्डर उसका एक जजमेंट, एक डिसीजन हो गया, एडजुडिकेट कर दिया उसने, डिसाइड कर दिया कोई चीज, तो वो आपका एडजुडिकेशन ऑर्डर हो गया। अब जीएसटी में जो एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो आपका नॉर्मली जो प्रॉपर ऑफिसर, सेक्टर का ऑफिसर होता है या जो आपके रेंज ऑफिसर है, दे आर बेसिकली द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द जीएसटी लॉ। अब उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर अपील करनी है तो जीएसटी में जो मैकेनिज्म दिया कि एक सेक्शन 107 में फर्स्ट अपील, 112 में सेकंड अपील, 117 में रिट हाई कोर्ट या फिर रिट जुरिस्डिक्शन में जाते हैं, अपीलेट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहां पर ये पूरा एक जीएसटी का मैकेनिज्म है जो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये एग्जिस्टिंग जीएसटी लॉ में मैकेनिज्म दिया है। अब प्रश्न आता है कि जीएसटी में ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म दिया है, तो अगर आप ऑर्डर के अगेंस्ट में फर्स्ट अपील जाते हैं, फर्स्ट अपील गए 107 में कमिश्नर अपील अपीलेट अथॉरिटी के पास, अगर आप उसके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे ट्रिब्यूनल में। लेकिन अभी ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, तो हम कहां जा सकते हैं? कोई बता सकता है सर इसमें? अगर हम बात करते हैं कि अगर ये जो हमारे पास जो हम लोग जीएसटी का जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क में फर्स्ट अपील के बाद हमारे पास ट्रिब्यूनल में जाने का रास्ता है। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल बनी होगी तब तो जाएंगे, अभी ट्रिब्यूनल एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। से फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी व्हीकल को जीएसटी डिपार्टमेंट ने डिटेन किया था, आपने उसके डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट में उसने पेनल्टी इंपोज कर दी, आपने पेनल्टी के अगेंस्ट में फर्स्ट अपील फाइल करी। फर्स्ट अपील के बाद आप, अगर आपके फेवर में डिसीजन नहीं आया तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? ऑर्डर पास कर दिया कमिश्नर अपील ने, अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट लेवल कहां जाएंगे आप? नेक्स्ट लेवल आप जाएंगे ट्रिब्यूनल में। लेकिन ट्रिब्यूनल का तो फॉर्मेशन ही नहीं है, तो ट्रिब्यूनल का जब तक फॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में कहां पे आप जाएंगे? ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन अगर नहीं है तो हम लोग ये कहते हैं कि साहब हम लोग सीधे हाईकोर्ट चले जाते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, हाईकोर्ट हम जो जा रहे हैं जीएसटी में, वो किस प्रोविजन के तहत जा रहे हैं जीएसटी के? जीएसटी में अगर हम हाईकोर्ट जा रहे हैं तो किस प्रोविजन के? आप जब जीएसटी एक्ट में देखेंगे तो सेक्शन 117 ऑफ जीएसटी एक्ट बात करता है कि अ पर्सन कैन मूव टू द हाई कोर्ट इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं किसी भी लिटिगेशन फ्रेमवर्क की, तो हाई कोर्ट में हम तब जा सकते हैं जब हमारे पास ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हो। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं है तो हम ट्रिब्यूनल को बीच में जंप करके डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अब लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आएगा, तो सर अगर ये ऐसी चीज है तो लोग जो हाई कोर्ट में जा करके रिलीफ मांगते हैं तो वो क्या है? तो आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहूंगा, हम जितने भी आप अभी अभी हम सब ने जितने भी मैटर्स देखे, हाई कोर्ट ने जो डिसाइड किए हैं जीएसटी के मैटर्स, वो सारे के सारे मैटर्स वो रिट जुरिस्डिक्शन में डिसाइड किए हैं। हाई कोर्ट के पास दो तरीके का जुरिस्डिक्शन होता है, वन इज कॉल्ड एपिलेट जुरिस्डिक्शन एंड अदर वन इज कॉल्ड रिट जुरिस्डिक्शन।
एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो होता है वो हमारे एक्ट में, कानून में अगर कोई व्यवस्था है कि अगर इनके अगेंस्ट में अगर ये ऑर्डर पास हुआ है और अगर आप ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो जीएसटी एक्ट में स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है, स्टैट्यूटरी व्यवस्था दी गई है सेक्शन 117 ऑफ जीएसटी एक्ट में कि इफ अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल ही मे प्रेफर एन अपील बिफोर द हाई कोर्ट इफ the said matter involves substantial question of law। तो हाईकोर्ट भी हम जा सकते हैं सेक्शन 117 ऑफ जीएसटी एक्ट में, लेकिन तब जब ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास हुआ हो। अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर ही पास नहीं किया, ट्रिब्यूनल चूंकि बनी नहीं है, तो क्या हम हाईकोर्ट जा सकते हैं? आंसर इज नो। अपील जुरिस्डिक्शन में आप डायरेक्ट हाईकोर्ट नहीं जा सकते। तो अब आज की डेट में जितने भी लोग हाईकोर्ट जाते हैं तो वो किस मैटर में जाते हैं? तो इसके लिए यहां पर जीएसटी में तो कोई व्यवस्था नहीं है। जीएसटी में जो व्यवस्था थी वो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, लेकिन वो ट्रिब्यूनल के बाद एक्सरसाइज हो सकता है। तो उस केस में यहां पर जो हाईकोर्ट की पोजीशन है, हाईकोर्ट का जो सिचुएशन है हमारे जुडिशियल सिस्टम में, वो हाईकोर्ट को दो तरीके से पावर दी गई है। वन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन एंड सेकंड, रिट जुरिस्डिक्शन। तो जितने भी अभी मैटर्स हाईकोर्ट में जा रहे हैं, अभी हाईकोर्ट में एक भी मैटर अपीलेट जुरिस्डिक्शन के रूप में नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में हाईकोर्ट जाने का प्रोविजन है जीएसटी एक्ट में, कमिश्नर अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में हाईकोर्ट जाने का प्रोविजन जीएसटी एक्ट में नहीं है। तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं थे तो उस केस में, जैसे एग्जांपल दिया कि व्हीकल डिटेंशन का मैटर था, कमिश्नर अपील ने डिसाइड किया आपके अगेंस्ट में, अब आप क्या करेंगे? तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, ट्रिब्यूनल के आने का वेट करिए, जब आएगा तो ट्रिब्यूनल में फाइल करें, वहां से सेटिस्फाइड नहीं होगा तब 117 में आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास हमारे संविधान में भी व्यवस्था है। वो क्या व्यवस्था है? आर्टिकल 226 of the Constitution of India, साइमल्टेनियसली आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें बात करता है कि आपके अगर किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, देन अ पर्सन कैन मूव टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर द रिट जुरिस्डिक्शन। तो यहां पर जितने भी अभी तक आपने मैटर्स देखे होंगे कि हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में डिसाइड हुआ मैटर, हाई कोर्ट में लोगों ने डायरेक्ट पहुंच गए, तो वो सबके सब मैटर्स जो गए हैं वो रिट जुरिस्डिक्शन में गए हैं। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि जो हाई कोर्ट में जितने भी रिट जुरिस्डिक्शन में मैटर गए हैं, अगर आप लोगों ने जजमेंट्स देखे हो जीएसटी के, तो आपने एक बहुत कॉमन चीज देखी होगी उन जजमेंट्स में। हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट उठाइए, आप लास्ट में देखेंगे उन जजमेंट्स को, जितने भी हाई कोर्ट के मैटर अभी जीएसटी रिजीम में अभी की डेट पे, आज जब तक ट्रिब्यूनल फॉर्म नहीं हुई है तब तक जितने भी मैटर्स आपने देखे हैं जीएसटी रिजीम में, हाई कोर्ट ने मैटर्स कौन से एंटरटेन किए? या तो वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, या फिर वहां पर किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। उन मैटर्स को ही हाई कोर्ट ने एंटरटेन किया। अब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कौन सा है? टैक्सपेयर ने कहा कि साहब ये मैटर जो है, मेरी व्हीकल का डिटेंशन हो गया, इसकी वजह से मैंने 200% पेनल्टी डिपॉजिट कर रखी है, और अपील का जो अपील कमिश्नर अपील का जो ऑर्डर है वो मेरे अगेंस्ट में है, तो उसकी वजह से अब मेरे पास ट्रिब्यूनल जाने का रास्ता नहीं है। तो यानी कि ट्रिब्यूनल अगर हम नहीं जा सकते, उसकी वजह से मेरे फंड्स जो हैं वो पेनल्टी के रूप में ब्लॉक्ड हैं। तो यहां पर मेरे को फंड्स की आवश्यकता है। जो फंड्स की आवश्यकता है, फंड्स को आवश्यकता है इसलिए क्योंकि वो बिजनेस चलाने में काम आने वाले होते हैं फंड्स। तो इसलिए यहां पर आर्टिकल 19(1)(g यानी राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस के लिए वो आर्टिकल 19(1)(g जो कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स टू कैरी ऑन बिजनेस, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम रिट जुरिस्डिक्शन में डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। तो जितने भी ये मैटर्स आप देखेंगे रिट जुरिस्डिक्शन में, या तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के वायलेशन के लिए गए होंगे, या फिर जो गए होंगे वो किस लिए गए होंगे? फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए। तो दो चीजें यहां पर बहुत कॉमन आपको देखने को मिलेगी कि अब यहां पर एक पेट पॉइंट ये हो गया। अब हाईकोर्ट के पास जो पावर्स होती हैं बेसिकली, उनका जीएसटी रिजीम में प्रोसीजर क्या है, जीएसटी में उसका क्या, या टैक्सेशन स्टैट्यूट्स में उसका क्या रेलिवेंस है। तो यहां पर जब भी हाईकोर्ट में कोई जाएगा, तो आपने देखा होगा हाईकोर्ट में जो मैटर्स जाएंगे वो कब जाएंगे? जहां पर किसी ऑफिसर ने
जो पावर एक्सरसाइज करी है या जो ऑर्डर पास किया है, वो ऑर्डर पास कर दिया, अपनी अथॉरिटी में नहीं था, फिर भी उन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए कोई डिसीजन या नोटिस इशू कर दिया। यहां पर कोई वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, या कोई आर्बिट्रेरी एक्शन लिया और उसमें उसने कोई भी चीजें फॉलो नहीं करी जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन मैटर्स में भी क्या होगा, लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। फिर इसके साथ साथ यहां पर जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वायलेशन हो रहा है, या कोई जीएसटी एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि प्रोविजन की वायरस को चैलेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द क्वेश्चन एनी लॉ, जहां पर किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया, तो वहां पर जा रहा है। लेकिन जो रूटीन मैटर्स है, जहां पर कोई फैक्चुअल मैटर है कि आपने कोई फैक्ट सबमिट किए, डिपार्टमेंट कोई फैक्ट कंसीडर नहीं कर रहा है, और उसके लिए आप कहते हो साहब हम जा रहे हैं हाई कोर्ट, तो ऐसे मैटर्स के लिए, रूटीन मैटर्स के लिए आप डायरेक्टली हाई कोर्ट नहीं जा सकते, और अगर आप जाते हैं तो वो मैटर आपका एंटरटेन नहीं किया जाता है। तो लिटिगेशन जो है उसमें हाई कोर्ट का बेसिक रोल ये है कि जब तक यहां पर वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस ना हो, या जो ऑफिसर ने अपनी जो पावर एक्सरसाइज करी है वो एक्सीड कर गई हो, या कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल या आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो, तब तक हाई कोर्ट में वो मैटर एंटरटेन नहीं होता है। अब यहां पर जो हम लोग बात करते हैं, अगर वो मैटर हाई कोर्ट में जाना है तो कैसे जा सकते हैं, तो सर जो रास्ता बनाया गया है वो ये है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा, उसके बाद अपील, अपील के बाद ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के बाद आप हाई कोर्ट जाएंगे तो वो कहलाएगा हमारा एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। मैंने आपको बताया यहां पर दो तरीके की ज्यूरिसडिक्शन है, वन इज एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड अदर इज रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो हम लोग जितने भी हाई कोर्ट अगर जाएंगे तो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद जब जाएंगे कि भाई अब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक्ट में व्यवस्था दी गई सेक्शन 117 में कि आप ट्रिब्यूनल के बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। वेयर एज अगर आप ट्रिब्यूनल नहीं बना है, या आप मान लीजिए कमिश्नर अपील के पास भी नहीं जा रहे हैं, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो वो नॉर्मली जो मैटर होगा दैट विल बी ऑफ रिट ज्यूरिसडिक्शन, तो वो आप केवल रिट ज्यूरिसडिक्शन में ही जा सकते हैं। तो यहां पे जो बात करते हैं सबसे पहले कि रिट एक्चुअली होती क्या है, तो आप सभी लोग रिट से परिचित होंगे। रिट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वेयर देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जुरिस्डिक्शनल पावर जो एक्सरसाइज करी उसने, जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर दिया है, या फिर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को अब्यूज किया हो, उसकी वजह से आप एग्रीव्ड हैं, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। दोनों जगह जाने पे कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कई लोग, मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि हम हाई कोर्ट जाएं, कुछ लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं विदाउट गोइंग टू दी हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। यहां पर जब हम बात करते हैं रिट्स की, तो जो रिट्स के हमारे पास बेसिकली जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स के रिट्स होते हैं, तो ये हम सबको पता होगा, बस जस्ट एक ब्रीफ करते हैं। यहाँ पर जो रिट्स हमारे पास होती है मैंडुमस, मैंडुमस का मतलब है कि भाई ऑफिसर कोई ऑर्डर करना, कि ऑफिसर को ये ऑर्डर कर दिया जाए। तो जैसे जीएसटी में इसका यूज कहाँ पे होगा, अगर मान लीजिए आपका कोई रिफंड विद इन टाइम होना चाहिए था, रिफंड को एंटरटेन करना चाहिए था, नहीं कर रहा है, तो यानी कि आपके बिजनेस का जो बेसिकली फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन बिजनेस है वो अफेक्ट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली मैंडमस रिट के लिए हाई कोर्ट के पास एक्शन के लिए कह सकते हैं। तो हाई कोर्ट उसको मैंडमस रिट इशू कर देगा और उसको कमांड करेगा या ऑर्डर करेगा कि ये एक्शन किया जाए, टू डू इट्स लीगल ड्यूटी, टू परफॉर्म द लीगल फंक्शन, जो भी उस ऑफिसर को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको पूरा करने के लिए। फिर दूसरा है सर्टियोररी की रिट। ये रिट तब इशू होती है जब वो कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दे जो कि उसको पास करने की या तो अथॉरिटी नहीं थी, या उसने जो पास किया विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो उस केस में वो सर्टियोररी की रिट में फाइल कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे अभी पीछे के जजमेंट्स आए थे कि जहां पर कोई भी ऑर्डर डिपार्टमेंट ने पास किया, डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर पास किया उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर है। एक्स पार्टी ऑर्डर क्यों था, क्योंकि वो डायरेक्टली पोर्टल पर अपलोड किया, पीछे कोई हियरिंग नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं सर्व हुई, और ऑर्डर सीधे डायरेक्टली पास कर दिया। और जब आपको पता चला, पता कब चला, जब डिपार्टमेंट ने फोन किया कि भाई आपका ये ऑर्डर खड़ा है, इसको जरा एमनेस्टी स्कीम में जमा कर दीजिए पैसा इसका, तो आपकी नॉलेज में आया कि ये ऑर्डर कोई रह गया था जिसकी नोटिस या इंटीमेशन नहीं मिल पाई। तो ये ऑर्डर जो पास हुआ विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दैट इज इन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ऐसे ऑर्डर्स को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में आप गए।
फिर आता है प्रोहिबिशन एंड हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस जब किसी को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है। नॉर्मली जीएसटी में हेबियस कॉर्पस यूज नहीं होता है, नॉर्मली ये तब यूज होता है जब किसी को अरेस्ट वगैरह कर लिया जाता है। तो अगर किसी का इलीगल डिटेंशन या अरेस्ट किया गया है तो उस केस में हेबियस कॉर्पस की रिट हो सकती है। को वारंटो भी नॉर्मली यूज नहीं होती है जीएसटी में, लेकिन अगर कोई ऑफिसर है जिसने की कोई ऐसा एक्शन ले लिया है जो कि उसको करने की अथॉरिटी नहीं है, तो उस केस में को वारंटो की भी रिट हो सकती है। तो ये बेसिकली इतने तरीके की रिट्स हैं जो जीएसटी में प्रोसीड की जाती है। अब यहाँ पे नॉर्मली जैसे क्या आता है, हम अगर बात करें कि रिट का जो आर्टिकल 226 में स्कोप है वो क्या है, तो यहाँ पर जैसे कब कब रिट मेंटेनेबल हो सकती है, तो जैसे आया लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, डिमांड विदाउट शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस आपको नहीं दी, या शो कॉज नोटिस दी तो, लेकिन उसमें प्रॉपर रीजनिंग या प्रॉपर बेसिस ऑफ डिमांड क्या है ये मेंशन ही नहीं किया है। ठीक है, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस वेयर नो हियरिंग वाज ग्रांटेड। आपने एडजॉर्नमेंट मांगा और विद इन प्रोविजन मांगा, विद इन लिमिट्स मांगा, और आपकी जस्टिफाइड रीजन की वजह से भी उसने उसको एंटरटेन नहीं किया। एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द रिकॉर्ड, आपका कोई लॉ की ऐसी एरर है जिसको कि वो सामने दिख रही कानून का प्रोविजन ये कहता है लेकिन उसने फॉलो नहीं किया। से फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 75 जो है जीएसटी एक्ट में कहता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है, भले ही टैक्स ऑफिसर से टैक्स पेयर ने ना मांगी हो। तो ये लॉ में प्रोविजन है। और अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है उसमें अगर हियरिंग के बारे में नहीं दिया गया है तो यानी कि क्या है, ये क्लियर कट वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, और साथ ही साथ अपरेंट ऑन द लॉ ऑफ रिकॉर्ड है, क्योंकि लॉ ये कहता है करना है, मांगे तो देनी है और नहीं मांगे तो भी देनी है, वेयर देयर इज अ डिमांड इन द ऑर्डर। अल्ट्रा वायरस ऑफ द एक्ट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अगर कोई ऐसा एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे लिए अल्ट्रा वायरस है। एंड डिले और इनएक्शन ऑफ द जीएसटी अथॉरिटीज की आपको रिफंड वगैरह में डिले कर रहे हैं और एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन काफी टाइम से पेंडिंग है और उसको कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप डायरेक्टली रिट में भी जा सकते हैं। कब कब मेंटेनेबल नहीं होती है, कह रहे वेयर डिससेटिस्फेक्शन विद द ऑर्डर, आप ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है। तो भाई ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपील में जाएंगे। अगर आप रिट में जाएंगे तो हाईकोर्ट कहेगा कि भाई रिट में क्यों आए हो, रिट तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जीएसटी एक्ट की रेमेडी नहीं है। रिट इज नॉट द रेमेडी ऑफ द जीएसटी एक्ट, रिट इज द रेमेडी प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कोई जो रिट है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी एक्ट से ऊपर है, किसी भी कानून से कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। तो कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है, एक्ट की व्यवस्था काम नहीं कर रही है, एक्ट में जो प्रोसीजर दिया है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है ड्यू टू एनी रीजन, तो आप रिट में उस स्थिति में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, अल्टरनेट रेमेडी मीन्स आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप फर्स्ट अपील जाइए। फर्स्ट अपील अगर अवेलेबल है तो उस केस में आप रिट में जाएंगे तो रिट को मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा, अनलेस यू हैव अ सब्सटेंशियल ग्राउंड वेयर यू कैन जस्टिफाई दैट देयर इज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ही आप रिट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो रिट है इन मैटर्स में एंटरटेन हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि भाई आपके पास जो अल्टरनेट रेमेडी है उसके लिए जीएसटी में जो अल्टरनेट रेमेडीज होती हैं उनका क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो काम करता है, किस तरीके से वो बेसिकली हम लोग बात करते हैं। तो जैसे क्या होता है कि अल्टरनेट रेमेडी नॉर्मली आप देखेंगे कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर बात करते हैं कि आपकी जीएसटी में अल्टरनेट रेमेडी की बात की गई है कि वो अल्टरनेट रेमेडी आपके पास अवेलेबल है। तो भाई अगर शो कॉज नोटिस किसी ने इशू किया है तो क्या हम डायरेक्टली हाईकोर्ट जा सकते हैं, आंसर इज नो। आपको हाईकोर्ट जाने की कोई भी पावर आपके पास लॉ के थ्रू नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि भाई अभी नोटिस ही तो आया है, तो नोटिस का आप जवाब दीजिए ना, लेट द एडजुडिकेशन हैपन, उसको कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर एडजुडिकेशन में कोई चीज ऐसा है जो गलत हो रहा है तो आप चाहिए रिट। अगर फाइनल ऑर्डर मान लीजिए हुआ है, ठीक है, फाइनल ऑर्डर अगर हुआ है तो फाइनल ऑर्डर विदाउट हियरिंग है तो आप रिट में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो जितने भी ऑर्डर बिना हियरिंग के एक्स पार्टी है उन सब में रिट मेंटेनेबल हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि हर एक में मेंटेनेबल हो जाएगी, कि आपका मान लीजिए उसने ऑफिसर ने आपको नोटिस दिया, आप इन स्पाइट ऑफ गेटिंग द नोटिस, रिसीविंग द नोटिस, आप उसको एंटरटेन नहीं कर रहे थे तो उसने ऑर्डर पास कर दिया। तो अगर वो स्टैब्लिश कर देगा कि नहीं साहब इनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी लेकिन दे हैव डिसाइडेड नॉट टू कम फॉर द हियरिंग,
तो उस केस में आपकी रिट एंटरटेन नहीं होगी। लेकिन अगर ये आपके पास ग्राउंड है कि नहीं, आपको नोटिस ही नहीं मिला, आपको पता ही नहीं चला, तो आपकी रिट मेंटेन हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास बेसिकली मिथ होते हैं वो ये होते हैं कि किन किन मैटर्स में रिट मेंटेन हो सकती है या किन मैटर्स में रिट मेंटेन नहीं होगी। तो ये चीज डिसाइड करने के लिए जो जीएसटी एक्ट की जो बेसिक व्यवस्था है वो हमको फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे एक यहाँ पर हम बात करते हैं जीएसटी एक्ट की, जो हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि रिट मेंटेन करनी है तो रिट की मेंटेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपके पास एक शीट शेयर करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे एक, मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। मैंने एक फाइल शेयर करी है। हाँ जी सर, हो इस रहा है। ठीक, थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए रिट वर्सेस अपील, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ रिट वर्सेस अपील, अपील बिफोर नॉट दी कमिश्नर अपील, बल्कि अपील की भी अगर बात करते हैं बिफोर हाई कोर्ट भी हम बात करते हैं, हाई कोर्ट ऑब्लिक, या चलिए पहले नॉर्मल हम बात करते हैं कि अपील की बात करते हैं कमिश्नर अपील से। ठीक है, आपको रिट में जाना है या कमिश्नर अपील के अगेंस्ट है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट की तो अपील हो ही नहीं सकती है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो इम्पॉसिबल वाली चीज होगी। अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी मैटर पे आपको रिट में जाना है और अपील में जा रहे हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे लीगल सोर्स, रिट आप किस प्रोविजन के तहत जाते हैं, आर्टिकल 226 या 32 में जाएंगे, जबकि एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो होगा आपका वो आपका जीएसटी एक्ट में सेक्शन 107 आपको अलाउ करता है। ठीक है, हाई जो रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पास जाएंगे, जबकि कमिश्नर अपील एपिलेट जुरिस्डिक्शन में कमिश्नर अपील के पास जाएंगे या एपिलेट ट्रिब्यूनल होगी तो उसके पास जाएंगे। पर्पस क्या होता है आज का, पर्पस होता है रीइंफोर्स द लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, प्रिवेंट इनजस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जुरिस्डिक्शनल एरर है या किसी के पास जो जुरिस्डिक्शन नहीं था उस जुरिस्डिक्शन को भी उसने ऑर्डर पास कर दिया, तो दीज आर द पर्पस फॉर विच वी कैन प्रिफर फॉर देन रिट। जबकि एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या करेगा, एपिलेट अथॉरिटी जो होगा वो आपके मैटर को री एग्जामिन करेगा, आपके एरर्स को देखेगा कि भाई जो ऑफिसर जिसने ऑर्डर पास किया है उसका ऑर्डर क्या है, नेचर ऑफ रेमेडी क्या है। यहां पर बात करते हैं जो रिट होती है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और डिस्क्रिशनरी है, यानी कि डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। कोर्ट को अगर ये लगता है कि आपका ये जो रिट वाला मैटर आप लेकर के आए हो ये रिट जुरिस्डिक्शन में एंटरटेन होना चाहिए, इसके अंदर ऐसा कोई रीजन है तो आपकी रिट एंटरटेन होगी। वेयर एज कमिश्नर अपील के पास अगर आप अपील फाइल कर रहे हो तो वो ये कभी नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैं आपकी अपील हम एंटरटेन नहीं करेंगे। अपील को सुनना, अपील की सुनवाई करना, अपील की सुनवाई करके उसका प्रॉपर उसका जो ऑर्डर बनेगा स्पीकिंग ऑर्डर वो बनाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, ये आपका स्टैट्यूटरी राइट होता है। ठीक है, यहाँ पे स्कोप हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रिव्यू ऑफ फैक्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम जब कहते हैं कि साहब मेरे साथ ये गलत हुआ, ये हमारा कोई मैटर था, ये मेरे कैलकुलेशंस थी, ऑफिसर ने कंसीडर नहीं करी। अब आप समझिएगा कि कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक थी, कोई फैक्ट या कोई डॉक्यूमेंट की मिस्टेक थी, तो हम जब कोई फैक्चुअल पॉइंट लेकर के जाते हैं, कोई फैक्ट वाला पॉइंट, तो हाई कोर्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को नॉर्मली एंटरटेन नहीं करता है जब तक कि ये स्टैब्लिश ना हो जाए कि इस फैक्ट को की वजह से उसके साथ कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वो नहीं करेगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखिएगा, अगर आपकी याददाश्त में होगा तो जितने भी अभी हाई कोर्ट के मैटर आए हैं आपने एक कॉमन चीज सब में देखी होगी, ऑल द मैटर्स आइदर टू बी क्वेश्ड एंड रिफर्ड फॉर द री एडजुडिकेशन। जितने भी मैटर्स आपने देखे होंगे वो क्या किए होंगे उन्होंने, हाई कोर्ट ने उन्होंने बोला होगा री एडजुडिकेट कर दिया जाए, रिकंसीडर किया जाए उस मैटर को, हम इस ऑर्डर को हम क्वैश करते हैं और इस एपिलेट अथॉरिटी को या एडजुडिकेशन अथॉरिटी को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि विद इन 4 वीक, विद इन एक्स टाइम इस मैटर को दोबारा से सुने, री एडजुडिकेट करें। क्यों? बिकॉज हाई कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देगा, क्योंकि ये रिट जुरिस्डिक्शन है आपका। हाई कोर्ट यहाँ पर आपका कोई फैक्चुअल इश्यू को एंटरटेन नहीं करने वाला है, क्योंकि रिट जुरिस्डिक्शन में आप स्पेशल पर्पस के लिए गए हैं, स्पेशल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए गए हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं।
तो यहाँ पे कहता है रेट, जो रिट्स है बेसिकली मेंटेनेबल होगी ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर नो अल्टरनेट रेमेडी और एक्सेप्शंस अप्लाई, जहां पर कोई आपके पास अल्टरनेट रेमेडी नहीं है। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आती है, जैसे यहाँ पे प्री डिपॉजिट की कंडीशन। आपने देखा होगा जब भी आप अपील करने जाते हैं तो अपील में हमें 10% प्री डिपॉजिट करना है। अपील में हमको 10% प्री डिपॉजिट करना है, और जैसे ही आप 10% का प्री डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको जितने भी जीएसटी के ऑर्डर पास होते हैं, तो ऑर्डर्स पास होने के 3 महीने के अंदर वो पैसा अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपके उस ऑर्डर के अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की पावर डिपार्टमेंट के पास है। अगर आप जैसे ही अपील फाइल कर देते हैं और अपील में प्री डिपॉजिट जो 10% की अमाउंट है वो डिपॉजिट कर देते हैं, तो जो आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैं, दोज प्रोसीडिंग्स स्टॉप्ड इमीडिएटली। वो प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएंगी, रिकवरी जो है वो स्टे हो जाती है। बेसिकली रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टे हो जाएंगी, यानी कि आपकी जो रिकवरी है वो स्टे हो जाएगी। तो प्री डिपॉजिट मैंडेटरी कंडीशन है फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। अगर आप अपील फाइल कर रहे हैं और आपने अपील के साथ 10% प्री डिपॉजिट नहीं किया है, तो पहली चीज आपकी अपील एंटरटेन नहीं होगी और आपकी जो रिकवरी है वो भी स्टे नहीं होगी। ठीक। अब दूसरा चीज यहां पर आती है कि क्या हाईकोर्ट में जाने के लिए भी हमको प्री डिपॉजिट करना होगा? तो आंसर इज नो। हाईकोर्ट में जाने के लिए हमको प्री डिपॉजिट करने की आवश्यकता कतई नहीं होती है, क्योंकि हम हाईकोर्ट जब जा रहे हैं तो हाईकोर्ट में हम अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट में जा रहे हैं, नेशनल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए इसलिए जा रहे हैं। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन में प्री डिपॉजिट की कंडीशन नॉर्मली नहीं होती है। तो इसमें एक लोगों का जो हमारे कई सारे लोगों का एक अलग अलग व्यू होता है कि साहब किसी डिपार्टमेंट ऑर्डर आया, ऑर्डर में 10 करोड़ रुपए की डिमांड है, बोले अगर अभी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करेंगे तो 10% प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, अपील के बजाय सीधे हाईकोर्ट चले जाते हैं। क्या हम हाईकोर्ट जा सकते हैं? आंसर इज नो। हाईकोर्ट इज नॉट अ वे फॉर दोज केसेस वेयर द अपील मैकेनिज्म इज एग्जिस्टिंग। जब तक अपील मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है तब तक हम हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट में, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, जब तक कि हम ये प्रूफ ना कर दें कि साहब ये जो ऑर्डर पास हुआ है दैट इज बियॉन्ड दी जुरिस्डिक्शन, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का है, प्रिंसिपल जस्टिस जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ, तो तब तक आपकी रिट मेंटेन नहीं होगी। हम सिर्फ ये सोच करके जाएं, अगर कोई केस है जिसमें प्रॉपर हियरिंग हुई है, आपने पूरे रिप्लाई सबमिट किए थे और ऑफिसर ने उसमें डिमांड खड़ी कर दी 10 करोड़ रुपए की, तो आप नॉर्मल केस में उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट नहीं जा सकते ये सोच करके कि साहब 10% प्री डिपॉजिट करना है, 50 लाख रुपए तो जमा करने पड़ जाएंगे और पता नहीं कब छूटेंगे कब क्या होगा, तो अभी सीधे चलते हैं हाई कोर्ट, वहां से इसको करा लेंगे। तो प्लीज माइंड इट, आप हाईकोर्ट से वो केस नहीं करा पाएंगे क्योंकि हाईकोर्ट उन केसेस को एंटरटेन ही नहीं करेगा। और आप पीछे के ट्रेंड देखिए, जितने भी आपने ऑर्डर्स देखे होंगे, चूंकि रिट जुरिस्डिक्शन है तो रिट में कोर्ट ने ये कहा कि क्या फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ। मैंने कहा साहब हमारे ऑर्डर जो पास हुए वो हमारे अगेंस्ट में थे, प्रिंसिपल जस्टिस नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं हुआ, हमको हियरिंग नहीं दी गई, हमारे अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग नहीं मिली। तो उन सब मैटर्स को कोर्ट ने कहा ठीक है नहीं मिली, उसने कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया, क्वैश द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्टेड टू री-एडजुडिकेट द मैटर एज पर द लॉ। तो कोर्ट ने री-एडजुडिकेशन का ऑर्डर पास कर दिया। तो बेसिकली देखा जाए तो यहां पर अपील जो है, अगर हमें जिन मैटर्स में अपील फाइल करनी है तो वो अपील ही फाइल होगी, उन मैटर्स में हम रिट में नहीं जा सकते। रिट में जाने से पहले आपको 4 बार सोचना पड़ेगा कि भाई यहां पर उस मैटर पे ऐसा गलत क्या हुआ, वॉयलेशन क्या है, यू नीड टू आइडेंटिफाई। फिर इसमें देखिए एक चीज आता है, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या होती है? अपील में 3 महीने की टाइम लिमिट है, अपील में 3 महीने की टाइम लिमिट है, बट रिट में जाने के लिए कोई टाइम लिमिट लागू नहीं होती। अब यहां पर एक कॉमन प्रश्न आया होगा बहुत सारे लोगों के समक्ष कि साहब अपील में जाने का जो टाइम लिमिट है 3 महीने, वो निकल चुके थे, तो क्या हम हाईकोर्ट चले जाएं तो हाईकोर्ट में ही हमारी अपील एंटरटेन हो जाएगी? अगेन आंसर इज अ बिग नो।
हम सिर्फ हाई कोर्ट में इसलिए जाएं कि साहब कमिश्नर अपील ने ऑर्डर पास किया है, तो हम उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में आ गए हैं। क्योंकि उसने 3 महीने में के अंदर अपील नहीं फाइल करी थी, तो उन्होंने हमारा ऑर्डर एंटरटेन नहीं किया है। तो क्या हम हाई कोर्ट जा सकते हैं? आंसर इज अ बिग नो। क्यों? क्योंकि यहां पर हाई कोर्ट आपसे पूछेगा कि भैया आपके साथ क्या गलत हुआ था, कमिश्नर अपील ने कौन सा आपका गलती आपके साथ करी। तो आप कहोगे साहब 3 महीने हो गए थे, उन्होंने मेरी अपील एंटरटेन नहीं करी। तो हाईकोर्ट कहेगा कि भाई 3 महीने बीत गए तो अपील एंटरटेन नहीं करी, इसमें गलत क्या किया कमिश्नर अपील ने? आपको क्यों सर अपील एक्सेप्ट नहीं करी, यही तो गलत है। तो हाईकोर्ट कहेगा नहीं भाई, एक्ट में लिखा है 3 महीने के अंदर अपील करनी है तो आपको करनी चाहिए, आपने नहीं करी है तो आपकी अपील एंटरटेन नहीं करी है, तो इसमें कमिश्नर अपील ने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड योर अपील विल बी लाइबल टू बी रिजेक्ट, सॉरी, योर रिट एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 226 विल बी लाइबल टू बी रिजेक्टेड बिफोर द हाई कोर्ट। आपकी रिट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, एंटरटेन नहीं करेगा हाईकोर्ट भी। क्यों? क्योंकि आप ये स्टैब्लिश ही नहीं कर पाए कि कमिश्नर अपील ने 3 महीने में ऑर्डर, आपकी अपील नहीं थी उसके लिए रिजेक्ट कर दिया, तो इसमें गलत क्या है। तो आपको यहां पर जब कभी 3 महीने का टाइम लिमिट बीता है, तो यहां पर हमको ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि 3 महीना क्यों बीत गया, हम 3 महीने तक क्यों नहीं देख पाए, क्या ऐसी परिस्थिति थी, क्या ऐसी सिचुएशन थी, क्या हमको ऑर्डर नहीं सर्व हुआ था, क्या हमको ऑर्डर के बारे में पता नहीं चला था, क्या उस ड्यूरेशन पे टैक्स पेयर ऐसी पोजीशन पे था जहां पर टैक्स पेयर के लिए संभव नहीं था कि वो अपील फाइल कर सके। तो ये सारे फैक्ट्स को देखते हुए हमको अल्टीमेटली पहुंचना कहां पे पड़ेगा रिट के लिए? हमको अल्टीमेटली पहुंचना वहीं पड़ेगा, कहां पे? जहां से हमको ये स्टैब्लिश करना होगा कि सर अगर ये रिट आपने एंटरटेन नहीं करी तो दिस देयर इज अ बिग क्वेश्चन ऑन माय सर्वाइबिलिटी, देयर इज अ बिग क्वेश्चन ऑफ द राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, आर्टिकल 19(1)(g। यहां पर 10 करोड़ की डिमांड खड़ी हो गई है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और 10 करोड़ रुपए देने की स्थिति में नहीं, घर बार भी बेच करके मैं 10 करोड़ जमा नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरे लिए राइट टू लाइफ का, सर्वाइवल का क्वेश्चन अराइज हो रहा है, आर्टिकल 21। तो उन केसेस में ये स्टैब्लिश अगर होता है, ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो ही आपकी रिट एंटरटेन होगी। अब लेकिन प्रश्न फिर वही आएगा, हाईकोर्ट क्या करेगा इस मैटर पे? प्रश्न ये खड़ा होगा कि हाईकोर्ट क्या करेगा इस मैटर पे? तो हाईकोर्ट सिंपली इतना करेगा, वो उस जो अपील उसने रिजेक्ट कर दी थी कमिश्नर अपील ने, उस कमिश्नर अपील के उस ऑर्डर को क्वैश करेगा और कमिश्नर अपील को इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई इसको रिकंसीडर करो, इस अपील को। कमिश्नर अपील को इंस्ट्रक्शन देगा कि इस अपील को रिकंसीडर किया जाए। वो आपकी अपील एंटरटेन हाई कोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग in the appellate jurisdiction before the high court, you are going in a writ jurisdiction। आप appellate jurisdiction में नहीं जा रहे हैं, आप writ jurisdiction में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर रिलीफ जो ग्रांट होती है, वो रिलीफ किस रूप में ग्रांट होगी? या तो रिट ऑफ सर्ट्यूरेरी होगी, मैंडेमस होगी, या प्रोहिबिशन होगी। दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ क्वैशिंग ऑफ द ऑर्डर्स, स्टे और कोercive एक्शन, स्टे ऑफ डिमांड, डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस बेसिस। ठीक है, जबकि आप एपिलेट जुरिस्डिक्शन में जाते हैं तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन कमिश्नर अपील या ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? सेट असाइड कर देगा, ऑर्डर को मॉडिफाई कर देगा, आपको रिमांड कर सकता है। रिमांड करने की पावर कमिश्नर अपील को नहीं होती है, लेकिन रिमांड जो है वो ट्रिब्यूनल कर सकता है। ठीक है, रिमांड जो है वो केवल ट्रिब्यूनल कर सकता है, कमिश्नर अपील को ये पावर नहीं दी गई है कि वो रिमांड करे मैटर। वो सेटिसाइड करेगा, मॉडिफाई करेगा, कंफर्म करेगा, लेकिन वो रिमांड बैक नहीं कर सकता है। रिमांड बैक ट्रिब्यूनल कर सकती है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्दर अपील, तो अगर मान लीजिए आपकी रिट एंटरटेन नहीं हो रही है, हाई कोर्ट ने आपकी रिट सुनने से मना कर दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि हाई कोर्ट, जबकि नॉर्मल केसेस में कमिश्नर अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल जाएंगे जब कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जब भी हाई कोर्ट में जब जाएंगे तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है सेक्शन 117 में, दैट you can move before the High Court under the appellate jurisdiction as per section 117 of the GSTA where there is a question of law। यानी कि आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट अगर जा रहे हैं और क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है, तो हाई कोर्ट आपकी अपील को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक एक डिफरेंस हुआ कि आपका जो
हाई कोर्ट है वो कब आपकी अपील को अपीलेट जुरिस्डिक्शन और रिट जुरिस्डिक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कुछ मैंने कॉमन ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि कब हाई कोर्ट आपकी रिट को एंटरटेन कर सकता है। और यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो आप ये देखिएगा, जब तक रिट जुरिस्डिक्शन में आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, रिट जुरिस्डिक्शन में आपके जो डिमांड, जब आपके ऑर्डर होगा, आपके फेवर में कोई ऑर्डर हाई कोर्ट फैक्ट की हियरिंग करके बिल्कुल नहीं कर पाएगा। हाई कोर्ट आपका कोई भी फैक्ट या कोई भी ऐसी चीज नहीं सुनेगा कि आपके फैक्ट्स ऑफ क्या है केस के, उनके बेसिस पर हाई कोर्ट आपका मैटर एंटरटेन नहीं करेगा। फैक्ट को नहीं सुना गया नीचे वाले के द्वारा, नीचे वाले के द्वारा मीन्स कमिश्नर अपील ने नहीं सुने या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने नहीं सुने और ऑर्डर पास कर दिया आंख बंद करके, तो उन मैटर में हाई कोर्ट सिर्फ इतना कहेगा, री एडजुडिकेट द मैटर, रिकंसीडर। अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं तो वो बात अलग है कि हाई कोर्ट वहां पर क्वेश्चन इस पॉइंट पे एंटरटेन करेगा कि ये क्वेश्चन जो आपने उठाया है किसी प्रोविजन की वायरस पे, लीगलिटी पे, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर लीगलिटी पे उठाया है, तो लीगल है या नहीं है वो उसको क्वैश कर सकता है, प्रोविजन ही क्वैश कर देगा, तो वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, अब इसमें देखिए कब कब जा सकते हैं, जहां पर आपके पास कहता है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का जहां पर आपका वायलेशन हो रहा हो, ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस, यहाँ पर नेचुरल जस्टिस या प्रोसीजरल इम्प्रोप्राइटरी की हो, यानी कि जहां पर फेलियर टू एडियर टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, नॉन इश्यूएंस ऑफ प्रॉपर शो कॉज नोटिस, डिनायल ऑफ पर्सनल हियरिंग, इन मैटर्स में वो जा सकते हैं। जुरिस्डिक्शनल एरर और अल्ट्रा वायरस एक्शन, यानी कि जो उसकी पावर है उसके बियॉन्ड उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया, जैसे सुप्रिटेंडेंट को जीएसटी में पावर दी गई है कि आप 10 लाख तक के केस का ऑर्डर पास करेंगे, अगर उसने कोई डिमांड उससे ज्यादा की बना दी और सुप्रिटेंडेंट ने ऑर्डर पास किया, यानी कि उसकी जुरिस्डिक्शन को, उसने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में आप रिट में जाएंगे और वो ऑर्डर क्वैश होगा और हाईकोर्ट ऑर्डर ये करेगा री एडजुडिकेट। ठीक है, उसके अगेंस्ट में आप अपील में भी जा सकते हैं, सुप्रिटेंडेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में भी जा सकते हैं, तो अपील में भी जा सकते हैं, तो अपील भी जाई जा सकती है, लेकिन अपील में क्या होगा, 10% प्री डिपॉजिट होगा। लेकिन इस मैटर पे कि जहां पर उसके पास पावर ही नहीं तो आप हाईकोर्ट जाकर के ऑर्डर क्वैश करेंगे, उसको रिकंसिडर करने के लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसको ऑर्डर को कंसीड पास करे, किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, यानी कि आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज कर दी किसी प्रोविजन की कि इस मैटर पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है अथवा नहीं है, तो जैसे सफारी रिट्रीट वाला केस था, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था कि भाई यहां पर इसको लगाने की पावर नहीं है। ठीक है, फिर इसके आता है एब्सेंस और फ्लूटिलिटी ऑफ अल्टरनेट रेमेडी, कि आपके पास अल्टरनेट रेमेडी नहीं, जिससे हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि भाई ट्रिब्यूनल बनी नहीं है, तो कमिश्नर अपील की ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर आपको कोई रेमेडी चाहिए और वो रेमेडी आपके लिए इमीडिएट रिक्वायर्ड है, तो वो फिर आप ट्रिब्यूनल नहीं होने की वजह से, चूंकि आपके पास अल्टरनेट रेमेडी नहीं है और आप कितने साल तक रुकोगे, इतना साल, 8 साल तो ऑलरेडी बीत चुका है जीएसटी का, फिर भी ट्रिब्यूनल नहीं है, तो उस केस में आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट यहाँ पर आपका जो भी फैक्चुअल ग्राउंड है उसको, फैक्चुअल ग्राउंड को एंटरटेन नहीं करेगा, उसको रिकंसीडर करने के लिए कह सकता है। प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, हाँ, जितने भी गाड़ी वाले मैटर हैं, पेनल्टी वाले मैटर हैं, उसको क्वैश करने की पावर रखता है। प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व, जहां पर कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है जहां पर कोई इंटरप्रिटेशन करना है कि केस में क्या इंटरप्रिटेशन है, एब्यूज ऑफ प्रोसेस और नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जहां पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करा, उसने एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना था यहाँ पे नहीं लगाया, तो उन केसेस में वो यहाँ पर उन मैटर्स को क्या कर सकता है, यहां पर हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये रिट और अपील जुरिस्डिक्शन का एक ये बेसिक डिफरेंस ये इन मैटर्स में हमेशा बना रहता है। तो यहां पर आपको जब भी ये जाना है, हाई कोर्ट में जाना है या आपको अपीलेट में जाना है, तो उसके लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर आपका इसका लीगल मैकेनिज्म अगर आपको क्लियर है, तो आप इसके लिए बेटर स्ट्रेटेजिक डिसीजन अपने क्लाइंट्स के लिए ले सकते हैं कि इन मैटर्स में कब जाएंगे हाई कोर्ट पे और कब जाएंगे आप एपेलेट जुरिस्डिक्शन के पास। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा जो बेसिक डिस्कशन था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि दोनों के बीच का एक डिफरेंस क्या है, कब हमें हाई कोर्ट में, कब हमें ट्रिब्यूनल में या कब हमें एपेलेट जुरिस्डिक्शन में एक्सरसाइज करना है। ये चीज डिसाइड करने के लिए आपको इसके दो बेसिक फैक्टर्स हैं, ये आपकी नॉलेज में होने चाहिए और आपको इस पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर आपको लगता है कि प्री डिपॉजिट करना पार्टी के लिए संभव नहीं है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस केस में कि अगर आपको हाईकोर्ट जाना है तो ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं
जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कि इन मैटर्स पे आप हाई कोर्ट में बात रख सकते हैं अपनी। ठीक है, बट स्टिल आपको ये सोचना पड़ेगा इसमें कि अगर हाई कोर्ट जा रहे हैं तो वहां से हमको रिलीफ क्या मिलेगी। अगर आपको लगता है कि अगर हाईकोर्ट जा रहे हैं और हाईकोर्ट में रिलीफ क्या देगा, अगर अगर हाईकोर्ट कह रहा है कि री एडजुडिकेट करवा देंगे, और वो ऑफिसर जो जिसको री एडजुडिकेट करना है या कमिश्नर अपील को एंटरटेन करना है, तो वो अगर एंटरटेन नहीं कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको वहां पर आपकी रिट जो है वो बहुत मतलब रेलिवेंट नहीं रह जाएगी, रिट का जो आउटकम है। तो ये चीज आपको स्ट्रैटेजिकली डिसाइड करनी पड़ेगी। सो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने मुझे केयरफुली सुना। आपके अभी जो कोई प्रश्न है तो वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसमें। किसी मेंबर की कोई क्वेरी हो तो। मेरी है। हिमांशु जी, एक नॉर्मली जैसे कि अब जब ये एक्ट लागू हुआ, बहुत सी चीजें जो रह गई जिसमें अपील का टाइम पीरियड निकल चुका है, देख ही नहीं जी पाया सरकारी, हाँ जी, हाँ जी। और अपील फाइल नहीं कर पाए। ठीक है। तो क्या अब उसमें ये है कि जो छोटे छोटे से अमाउंट है उसके लिए वो लोग कभी प्रेफर नहीं करना चाहते हैं, जब भी कभी ट्रिब्यूनल फाउंड होगा तो क्या डायरेक्ट वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है? सर आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो मतलब जबरदस्त है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में इस चीज को लेकर के। तो आपका प्रश्न आज का मतलब पूरे सेशन का सुपरहिट क्वेश्चन है ये सर। ठीक है सर, सुपरहिट क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। पहली चीज हमको सर ये समझनी है कि हम चलेंगे तो सिक्वेंशियली, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब आप ये समझिए कि आप अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन से, ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कमिश्नर अपील के पास जाएंगे, उससे क्या कहेंगे कि साहब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ये ऑर्डर पास किया और इस ऑर्डर में ये गलत किया है। क्या गलत किया है कि सर ये टैक्स जो लगाया ये किसी सेक्शन में लगता नहीं लगना चाहिए, एग्जम्पशन है, सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता है, वॉट एवर में भी। आपके ये फैक्ट्स थे, आपका एविडेंस था, ये कंसीडर नहीं किया। डिफरेंस के लिए आपने सर्टिफिकेट दिया, उसको नहीं माना। 20% की गैप थी और लॉ उस समय उस साल में अलाउ करता था, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। तो आप ये बताते हो कि साहब गलत क्या हुआ है। कमिश्नर अपील देखेगा कि क्या गलत किया है, हाँ बिल्कुल गलत किया है, आपकी बात रख लेगा, समझ में आएगा, एक्ट के हिसाब से होगा तो सुन लेगा, आपके फेवर में ऑर्डर पास कर देगा। फिर आपके बाद मान लीजिए कमिश्नर अपील से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे और सेम प्रोसेस फॉलो होगा कि साहब कमिश्नर अपील ने ये कानून में लिखा है, ये फैक्ट है, ये एविडेंस है और उसको नहीं माना। तो ट्रिब्यूनल कहेगा बिल्कुल ठीक बात है, नहीं माना तो इसको हम मान लेते हैं। लेकिन अगर किसी मैटर में आपको अपील में जाना था और आप नहीं जा पाए किसी भी रीजन से, वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग क्वेश्चन है। आपको किसी मैटर पे अपील में जाना था, आप नहीं जा पाए, अपील का टाइम निकल गया, तो सर यू कैन नॉट जंप द कमिश्नर अपील। सर अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप आज की डेट में सुप्रीम हाई कोर्ट या सुप्रीम के कोर्ट के पास सेक्शन 117 और 118 में डायरेक्टली नहीं जा सकते, एंटरटेन नहीं किया जाएगा। वहां पे लिखा क्या, एक्ट में लिखा है ना कि इनके ऑर्डर के अगेंस्ट में आप कमिश्नर अपील के पास जाएंगे, कमिश्नर अपील के बाद ट्रिब्यूनल जाएंगे, ट्रिब्यूनल के बाद हाईकोर्ट जाएंगे। तो आज हाईकोर्ट में अपील क्यों नहीं हो रही है? हाईकोर्ट में कोई भी क्वेश्चन मैटर, जो इतने भी मैटर हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन में फाइल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अपील करने जिसके अगेंस्ट में, ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना, उसका तो ऑर्डर ही नहीं है। तो हाईकोर्ट डिसीजन कैसे देगा? तो लीगली प्रोविजन नहीं एग्जिस्ट करता है, लीगल प्रोविजन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मतलब प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फैक्चुअल पोजीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही ट्रिब्यूनल की ना होने की वजह से। ठीक है, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर ही नहीं था। अब दूसरा प्रश्न, तो यहां पर आपके पहले प्रश्न का आंसर ये है, अगर कमिश्नर अपील के अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं फाइल किया है, सॉरी, आपने अगर कमिश्नर अपील के पास अपील फाइल नहीं करी है, तो आप डायरेक्टली ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते। आप पोर्टल पे भी आप देखेंगे ऐसी व्यवस्था आ जाएगी कि आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि आप ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकें। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है शुरुआत में मैनुअल मैकेनिज्म दे जैसे पहले दिया गया था, लेकिन ट्रिब्यूनल में आप जाएंगे डायरेक्टली एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर सर। ठीक है, अभी लेकिन इसमें एक दूसरा प्रश्न इसी प्रश्न के अंदर छुपा हुआ है। दूसरा प्रश्न ये है कि साहब कमिश्नर, हम 3 महीने में अपील तो फाइल नहीं कर पाए थे, हमने 4 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद कमिश्नर अपील के पास अपील फाइल करी, और कमिश्नर अपील ने क्या किया साहब? रिजेक्ट कर दी, एक्सेप्ट नहीं रिजेक्ट किया, रिजेक्ट कर एक्सेप्ट दी। नहीं करी, रिजेक्ट कर दी।
क्या कहते हुए रिजेक्ट कर दी कि साहब ये अपील इज नॉट फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट। करेक्ट। अब यहां पर आता है, आप इस ऑर्डर से तो क्या हुए, आप एग्रीव्ड है, सेटिस्फाइड तो नहीं है। क्यों सेटिस्फाइड नहीं है? क्योंकि आप तो मान रहे थे कि आपकी अपील सुनी जानी चाहिए थी, ठीक। लेकिन जब आप ट्रिब्यूनल के पास गए, सर बाकी लोगों को प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के पास, जब ट्रिब्यूनल के पास आप गए, किसका ऑर्डर लेकर के? कमिश्नर अपील के रिजेक्शन का ऑर्डर लेकर के ट्रिब्यूनल के पास गए, तो आप ट्रिब्यूनल से क्या कहेंगे? हम ट्रिब्यूनल के सामने प्ली रखेंगे कि साहब मेरी अपील नहीं सुनी गई। तो ट्रिब्यूनल हमसे क्या पूछेगा कि भाई कमिश्नर अपील ने गलत क्या किया आपके साथ? तो आप कहोगे साहब उन्होंने अपील नहीं सुनी। तो वो कमिश्नर अपील से भी तो पूछेंगे क्यों नहीं सुनी। वो कहेगा साहब 3 महीने के बाद इन्होंने हमारे पास फाइल करी थी, टाइम निकल चुका था, तो यहां पर इस वजह से हमने अपील नहीं सुनी है इनकी। तो सर ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर करेगा? ट्रिब्यूनल तो देखेगा ना कि पिछले वाले ऑर्डर में गलत क्या हुआ। तो आप बोलोगे साहब मेरी अपील नहीं सुनी गई, तो सर ट्रिब्यूनल आपकी अपील को भी एंटरटेन नहीं करेगा। ट्रिब्यूनल इस ग्राउंड पे अपील को कतई एंटरटेन नहीं करेगा कि कमिश्नर अपील ने 3 महीने के अंदर अपील फाइल करनी थी, हमने डिले फाइल करी है, एंटरटेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि कमिश्नर अपील ने गलत नहीं किया सर, वो तो एज पर एक्ट किया है आपकी अपील का रिजेक्शन। तो ट्रिब्यूनल के पास अगर अपने बाकी फैक्चुअल ग्राउंड्स लेकर के जा रहे हैं कि साहब ये देखिए मेरे पास एविडेंस है, ये कानून में व्यवस्था है, तो लेकिन कमिश्नर ट्रिब्यूनल क्या कहेगा कि भाई साहब कमिश्नर अपील ने तो ये बातें कही नहीं, कमिश्नर अपील का तो ऑर्डर है कि आपकी अपील नहीं सुनी जाएगी क्योंकि डिलेड है। डिलेड इसलिए है क्योंकि आपने डिले फाइल करी है। तो यहां पर आपके ने जो आपके साथ जो गलत हुआ, जिसको आप कह रहे हो गलत है, एक्चुअली वो सही है। तो आपकी अपील हम भी नहीं सुनेंगे क्योंकि कमिश्नर अपील ने तो ऑर्डर सही पास किया है, पर लॉ पास किया है। तो सर प्लीज माइंड इट कि अगर कोई अपील कमिश्नर अपील के पास डिले फाइल की गई है, और उन अपील्स में आप अगर सोच रहे हैं कि जब ट्रिब्यूनल बन जाएगी तो ट्रिब्यूनल में हम अपील फाइल कर देंगे, तो प्लीज नोट इट, ट्रिब्यूनल विल नेवर एंटरटेन सच अपील्स वेयर द अपील इज रिजेक्टेड बाय द कमिश्नर अपील ड्यू टू द डिले फाइलिंग। इसको एकदम लिख करके कहीं पे रख लीजिए गोल्डन अक्षरों में, वो एंटरटेन नहीं करेगा। और सर आपको एक चीज और बता दें, अगर आप ये सोचें कि आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट चले जाएंगे अपीलेट जुरिस्डिक्शन में, अगेन हाई कोर्ट नहीं एंटरटेन करेगा। क्योंकि आप क्या कहेंगे, साहब ट्रिब्यूनल ने मेरे साथ गलत किया। क्या गलत किया? आपकी अपील नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि कमिश्नर अपील ने ऑर्डर पास किया था, डिले थी अपील वो। तो हाईकोर्ट कहेगा भाई ट्रिब्यूनल ने भी सही किया, गलत क्या किया? आप कह रहे हो साहब मेरे पास ये एविडेंस, बोले मैं एविडेंस एविडेंस नहीं देखूंगा, मुझे तो बताओ पिछले वाले ने क्या गलत किया, मैं वो उसको देखने जा बैठा हूं। पिछले वाले ने क्या गलत किया ये देखने के लिए आगे वाला बैठा है। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा कोई केस है तो आपको फिर उन केसेस में ट्रिब्यूनल में जाने के बजाय आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए अंडर रिट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट में आपको रिट जुरिस्डिक्शन में जाना चाहिए, ये स्टैब्लिश करते हुए, ये आइडेंटिफाई करते हुए कि उस ऑर्डर में क्या गलत हुआ था। अब लेकिन पॉइंट आता है कि उस ऑर्डर में गलत क्या हुआ था। गलत किस सेंस में? गलत इस सेंस में फंडामेंटल वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। आपको हियरिंग नहीं मिली, आपको ऑर्डर नहीं मिला, इसके लिए 50 जजमेंट हैं, और आपकी जजमेंट कोर्ट में जाएंगे तो एंटरटेन हो जाएंगे। लेकिन अब आप ये अगर क्वेश्चन उठाएं कि साहब अगर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास कर दिया है वो तो सबके ऊपर बाइंडिंग है, जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन वन मैटर इज बाइंडिंग ऑन दी अदर्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो क्या ट्रिब्यूनल या कमिश्नर अपील उस पर्टिकुलर पर्सन के जजमेंट को आपके ऊपर फॉलो करेगा? तो यहां पे सर फिर एक पॉइंट समझने वाली चीज है, जब हम रिट जुरिस्डिक्शन में जाते हैं तो वो पर्सन हाई कोर्ट के वो जजमेंट जुरिस्डिक्शन में नॉर्मली बाइंडिंग होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या कोई सब्सटेंशियल ऐसा फैक्ट इन्वॉल्व है, वो फैक्ट सबके ऊपर इक्वली लागू होता है। ठीक है, तो उन मैटर्स में वो बाइंडिंग होते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जब रिट जुरिस्डिक्शन में जाते हैं तो रिट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है सर, हम अपनी पर्सनल फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अगेंस्ट में जा रहे हैं कि साहब मेरे साथ ही पर्सनली गलत हुआ है। तो नॉर्मली ये जो जहां पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है वो बाइंडिंग होते हैं। तो इस वजह से जितने भी रिट के जो जजमेंट्स हैं वो नीचे वाले एंटरटेन नहीं करते हैं। तो अगर आप ट्रिब्यूनल में जाना चाहते हैं तो आपको ट्रिब्यूनल में जाने के पहले कमिश्नर अपील के पास जो अपील फाइल करनी है उसमें आपको वही वाला ग्राउंड लेना है कि आप
क्यों कमिश्नर अपील के पास विद इन 3 मंथ्स अपील फाइल नहीं कर पाए, ये आपको बताना पड़ेगा। क्या आपके साथ गलत हुआ, क्यों नहीं कर पाए, ये सारे ग्राउंड लेते हुए फिर आप हाई कोर्ट के जजमेंट कोर्ट करेंगे। हाई कोर्ट के जजमेंट जब आप कोर्ट करेंगे तो आपका क्या बनेगा ग्राउंड कि भाई यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ था, इस वजह से आपको ऑर्डर नहीं मिला, नोटिस सर्व नहीं हुई, ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, तो ये आप अपील करेंगे। फिर आप ट्रिब्यूनल जाएंगे तो ट्रिब्यूनल में ये चीज एंटरटेन इस ग्राउंड पे की जा सकती है। ठीक है सर। एक्चुअली जैसे अभी आपने पहले एक बार अभी अपने डेलिब्रेशन में बताया था कि जैसे जो एमनेस्टी स्कीम आई, तब क्या व्यापारी चीज सर? एमनेस्टी स्कीम 128 की जब आई और जी डिपार्टमेंट जी ने उनको फोन किया कि आपकी ये डिमांड है, जी कुछ जी सपोज दैट कुछ फर्म्स बंद हो चुकी या कुछ हो गई, और उस फोन से जब उनको पता चला कि ऐसे मेरे अगेंस्ट में एडवर्स ऑर्डर्स हुए क्योंकि फर्म्स बंद हो गई, उन्होंने पोर्टल देखा ही नहीं अपना, उन कंडीशंस में उनके टाइम निकल गया, 3 महीना निकल गया, उसका सबमिशन का निकल गया, या डेट ऑफ ऑर्डर से भी उनका टाइम निकल गया, तो अपील फाइल नहीं कर पाए वो चीज, तो मालूम पड़ा एक एक साल निकल गया, तो उन्हें पता ही अब चल रहा है थ्रू फोन। ऐसे कंडीशंस में आप क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे व्यापारियों को? बहुत सर है ये भी पूरे सर यूपी में, इवन इंडिया में बहुत सारे होंगे ऐसे। सर ये सारे क्वेश्चन आपके सुपर हिट क्वेश्चंस हैं, और ये इस पे हमें स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए। पहली चीज सर, जब आप कमिश्नर अपील के पास ऑर्डर पास करने जाइए, सॉरी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करने जाएंगे, तो पॉइंट ये आता है, पूछता है उसमें अपील करने पे कि व्हाट इज द डेट ऑफ ऑर्डर, पोर्टल अपने आप उठा लेता है। व्हाट इज द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, वो भी पोर्टल अपने आप उठा लेता है, क्योंकि पोर्टल पे जो आप आ गया, जो हमारे पास सेक्शन 169 जीएसटी एक्ट में कहता है सर्विस ऑन दी पोर्टल इज सर्विस टू द टैक्स पेयर, कॉमन पोर्टल पे सर्व कर दिया। बट क्वेश्चन अराइजेस, सर कॉमन पोर्टल, वहां कॉमन पोर्टल सर, वहां पर 7 ऑप्शन है सर्विस ऑफ ऑर्डर्स के। अग्रीड अग्रीड सर, 7 ऑर्डर ऑप्शन दिया है, वहां पे सब में लिखा है और यस, सब में ये नहीं लिखा है कि ये या ये एंड नहीं लिखा हुआ है, तो एनी वन ऑफ द ऑप्शन। अभी भी वही मेरा क्वेश्चन ये कि कंप्यूटर सेव इंडिया नहीं है, जनरल हमारा रजिस्टर्ड पर्सन की एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसमें इसमें देखिए कई हाई कोर्ट के जजमेंट है इसी मैटर पे कि साहब, जब डिपार्ट एक्ट में 169 में व्यवस्था है कि इतने मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो डिपार्टमेंट ने सिर्फ एक ही मोड एक्सरसाइज किया, तो ठीक है, it is a communication of order, communication of notice, but it is not effective because when a person is not responding to your notice, और जब आपको पता है कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, पर्सन की डेथ हो चुकी है, फर्म बंद कर चुका है, तो भाई अगर आपके पोर्टल के नोटिस पे वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो यानी कि आपकी जो नोटिस सर्विस है वो इफेक्टिव नहीं हो रही है। दैट में दो इट इज अ प्रॉपर नोटिस, बट इट इज नॉट इफेक्टिव नोटिस। तो इसमें कई हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं जहां पर ये कहा गया कि भाई इफेक्टिव नोटिस नहीं है या इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो उस ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने उसको एंटरटेन किया है। अब इसमें जो मेरी सर इस जो एक आप सभी के लिए सलाह होगी, सजेशन होगा, कि जब आपके पास अगर कोई ऐसा ऑर्डर आता है, आप एक डॉक्यूमेंट क्या करिए, आपके पास फोन आया, तो सर फोन आया तो फोन का तो कोई एविडेंस है नहीं आपके पास एज सच कि आपको फोन रिसीव हुआ आज की डेट पे और आपसे कहा गया कि साहब ये ऑर्डर आपके अगेंस्ट में पास हुआ है। तो जब भी आपके पास फोन आए या जिस दिन आपको पता चले, आप डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखिए, लेटर रिसीव कराइए कि सर ये जो ऑर्डर हमको आपने भेजा है पोर्टल पे, ये हमको नहीं पता था, हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और इसके बारे में हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद, इज इट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टैक्स पेयर टू ओपन द जीएसटी पोर्टल एवरी टाइम? आज देखे कुछ आया, कल देखे कुछ आया, परसों देखे कुछ आया, कब तक देखेंगे? बोले जब तक 73 और 74 का टाइम लिमिट नहीं निकल जाता, हम तब तक देखने के लिए क्या एक्ट में बाइंड है कि पोर्टल रोज लॉग इन करें हम? आंसर इज नो। ठीक है, तो यहां पर आप डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखिए कि साहब ये ऑर्डर आपने भेजा है, तो क्या इसकी आपने कोई मुझे फिजिकल कॉपी बाई पोस्ट सर्व करी है या नहीं करी है, इतना उनसे एक लेटर ले लीजिए। आप भेजिए, लीजिए नहीं, वो देंगे तो नहीं, मुश्किल है। ठीक है, सेंट्रल में तो फिर भी एक परंपरा है कि वो आपके चिट्ठी पत्री का जवाब दे देंगे, स्टेट में ऐसी कोई परंपरा मैंने नहीं देखी है, ऐसी कोई परंपरा लागू होती है। ठीक है, तो आप लेटर भेजेंगे तो शायद वो जवाब नहीं देगा, लेकिन कोशिश करिए कि बाई स्पीड पोस्ट या ऐसे कोई मोड से भेजिए जिसको कि आप स्टैब्लिश कर सको। ईमेल भेज दीजिए आप, ठीक है, ईमेल एड्रेस सभी डिपार्टमेंट ऑफिसर्स का आपको मिल जाएगा, आपके सेक्टर का मिल जाएगा, उस पर आप ईमेल भेज दीजिए। और आप ये लिखिए कि आज आपको जानकारी में आया कि टैक्स आपके जुरिस्डिक्शन से कॉल आया था कि ये पैसा डिपॉजिट करना है, अदरवाइज रिकवरी इनिशिएट हो जाएगी। आज आपको बैंक से आपको कॉल आया कि आपके अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग DRC 13 इशू हो रही है।
तो आपकी जानकारी में आया, तो आप ये लेटर भेजिए, मेल भेजिए और इसका एक एविडेंस क्रिएट करिए कि आपको ये आपने आज कम्युनिकेट किया डिपार्टमेंट को। तो अब जब आप अपील फाइल करने जाए तो उसमें लिखिए डेट ऑफ ऑर्डर, तो ऑटोमेटिक आएगा। फिर डेट ऑफ कम्युनिकेशन जो ऑटोमेटिक आता है उसमें आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा चूज द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी यू कैन मॉडिफाई द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप उस पर आज की डेट डालिए जिस दिन आपने मेल भेजी कि आपने बताया कि आज की डेट में आपको ये ऑर्डर के बारे में जानकारी हुई, तो डेट ऑफ कम्युनिकेशन आज की लीजिए और आप अपनी अपील फाइल कर दीजिए। ठीक है। अब कमिश्नर अपील रिजेक्ट करता अपील, तो करने दीजिए, आप उसके अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल जाएंगे, आपकी अपील 101% एंटरटेन की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने तो कोई रिबटल किया नहीं। और आप यहां पर फिर हाई कोर्ट के जजमेंट्स जो भी हुए हैं जिसमें रिट में लोग गए हैं, उन जजमेंट्स का रेफरेंस देते हुए ट्रिब्यूनल को आप समझ बताइए कि साहब ये देखिए इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसा ऐसा इन केस में कोर्ट ने जजमेंट दिया। ट्रिब्यूनल विल एंटरटेन योर केस वेरी इफेक्टिवली, वेरी एफिकेसली, और आपकी फेवर में डिसीजन आने के 100% चांसेस रहेंगे सर इसमें। ठीक है। सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर आपने शायद सुना हो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर, मेरा केस एक था कि मेरे क्लाइंट की डेथ हो गई थी, उनने उसके पहले ही बिजनेस क्लोज कर दिया था। जी जी। उनके जो बेटा है सर, उनके मेल पे वो उनने देखा, नोटिस का रेफरेंस आया, क्योंकि उनकी जो उसमें मेल डली हुई थी उनके बेटे की डली हुई थी सर। हम्म। तो उनने फिर पोर्टल का भी उनके पास आईडी पासवर्ड था, तो वो पोर्टल खोल के देखा तो ये 74 का नोटिस इशू हुआ है। ठीक है। रॉयल्टी की उनने अमाउंट दिखाई हुई है कि खनिज विभाग से सूचना मिली, आप उन्हें रॉयल्टी पे इतना इतना अमाउंट 18-19 का नहीं पे किया हुआ है, अतः आपने कर अपंजन किया और जानबूझकर इस पे पे नहीं किया हुआ है सर। ठीक है। इस केस में सर बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए सर, कि रिप्लाई करें कि अभी कल उनने 29 6 हियरिंग डेट दी है, 30 6 लास्ट सबमिशन डेट दी हुई है, उसके नहीं बाद 18-19 का 74 में खत्म हो जाएगा सर नोटिस इशू करना। 30 6 के बाद तो दे नहीं सकते 74। तो 30 5 में उन्होंने इशू कर दिया था, उस पर देखा जब हमने तो 30 5 में उन्होंने इशू कर दिया था, 29 6 लास्ट हियरिंग डेट दी है, 30 6 उसमें सबमिशन डेट दे रहे हैं वो कि आप लास्ट ठीक है। रिप्लाई सबमिशन। अब उनका बेटा को इस तरीके से मुझे क्या उनको करना चाहिए कि किस तरीके से इसको रिप्लाई करें, क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट जो उन्हें खनिज विभाग ने दिया है रॉयल्टी का, वो गलत दिया हुआ है। जो हमने जमा कराई थी सर 18-19 की, 19-20 जुलाई में कराई थी, उस अमाउंट में बहुत ज्यादा करीब 10 लाख रुपए का फर्क है। उसके प्रूफ है जो हमने जमा की हुई है रॉयल्टी, उनने 12,80,000 रुपए दिए, हमारी 245,700 हो रही थी, उस पर हमने जुलाई 19 में कराया, 18-19 की 3B में नहीं करा पाए थे, जुलाई 19 की 3B में हमने पे करा दिया था विद इंटरेस्ट। अब क्या करें सर, अभी पोर्टल एक्सेस करा के करें कि सिर्फ एप्लीकेशन बेसिस करें, कि 30 तारीख को जाके, कल 29 को रविवार है, 30 को जाके उन्हें एक इंटीमेशन दे दें। नहीं, इंटीमेशन सर क्या देना चाह रहे हैं? DRC-01 मिला है ना आपको? हाँ, 74 का DRC-01 मिला था। तो सर देखिए, बहुत क्लियर ये समझना चाहिए कि हमको जब ये DRC-01 मिला तो नोटिस, शो कॉज नोटिस है, कारण बताओ नोटिस है, तो आप अपना जी जी कारण सर। आपको बताना पड़ेगा। आप कारण एक्सप्लेन करिए, जा करके जो रिकंसिलिएशन है वो सबमिट करिए, रिप्लाई आपको सबमिट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आप कह रहे हैं आपने तो सर ये जुलाई अगले पोर्टल के साल, माध्यम से करें? हाँ पोर्टल से आप रिप्लाई सबमिट कर दीजिए और आपको वहां पर पर्सनल नहीं हियरिंग तो अभी के लिए एक्सेस आप, ऐसा तो नहीं रहता ना सर, एक्सेस जो लेना होता है सर, कि अगर लीगल हेयर एक्सपायर हो गया, नहीं जब लीगल सॉरी वो हेयर, नहीं, वो एक्सपायर टैक्स हो पेयर की गया डेथ हो गई, पार्टी। टैक्स पेयर, हाँ, टैक्स अब पेयर की डेथ लीगल के हेयर बाद, पैसा है। हाँ। हाँ तो लीगल हेयर ही पूरे रिप्लाई फाइल करेगा उसमें। नहीं तो वो पोर्टल ऐसे बिना उनकी परमिशन के वो आईडी पासवर्ड लिए या कुछ करे, जबकि पास ऑलरेडी उसके फाइलों पे मेंशन था, उसने मान लीजिए हमने खोल लिया उसको, तो ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि आप कैसे कर सकते थे इसको ऑपरेट, नहीं नहीं पोर्टल नहीं को? सर, आपने जब आपने रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल किया होगा हम्म। तो रजिस्ट्रेशन में रीजन फॉर कैंसिलेशन डेथ बताया होगा। नहीं, नहीं सर, पहले फर्म क्लोज कर दी थी सर, डेट तो एक साल बाद हुई, फर्म तो अच्छा लीगली अच्छा तरीके अच्छा से अच्छा क्लोज अच्छा। किए थे। ओके हाँ। ओके ओके। फॉर मतलब उनकी डेथ से पहले ही क्लोजर हो चुका तो है। हाँ, क्योंकि माइंस खत्म हो गई थी सर, माइंस की लीज खत्म हो गई थी, तो उनने फर्म क्लोज करा दी, उसके एक साल बाद डेथ हो गई। सर देखिए, इसमें दो चीजें हैं। लिटिगेशन में जब जी हम बात करते हैं ना तो सर हमको ये दोनों चीजों, फाइट और सेटलमेंट, दोनों की चीजों के जी बीच में एक बैलेंस बना के चलना होता है।
कि हमें जी कब फाइट करनी है और कब हमें बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। हमें जब सेटलमेंट करना है, सेटलमेंट कैसे करना है भाई, आपने अगर टैक्स जमा कर ही रखा है तो आपको हम्म खाली अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं। तो आप जाइए और उनको ये बताइए कि डेथ हो चुकी है, सर्टिफिकेट लगाइए उनके। इवन अगर आपको जी पोर्टल पे भी करना है तो पोर्टल पर भी आप लॉग इन करके उसका जो सर्टिफिकेट वगैरह है लगा करके अपलोड करिए। और अगर आपके पास पोर्टल पर उनके बेटे का अथराइज सिग्नेटरी में नाम नहीं है तो आप उसको जाकर के मैनुअल दीजिए, क्योंकि उन जिसकी डेथ हो चुकी है उसके नाम से अगर आप डीएससी या ओटीपी डाल के फाइल करेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग, सर बिकॉज ये उनकी डेथ ही हो जी चुकी। ये हम पूछना चाह रहे थे सर कि ईवीसी जो अब जनरेट होगा उस आईडी से, तो वो तो सर वो गलत होगा, वो गलत है ना सर, या तो तो फिर बिल्कुल मैं गलत है। 30 तारीख को मैनुअली रिप्लाई कर दूं सर कि ये मेल पे नोटिस, फिर नोटिस कैसे देखा सर मैंने? नहीं, नोटिस तो आपने ऐसे फिर देखा ना, आपके पास मेल का एक्सेस था हाँ, मेल इसलिए पे आपने तो सर नोटिस। ये आया था, टेक्स्ट मैसेज आया था कि ये नोटिस आपको इशू हुआ है, आप पोर्टल पे हाँ तो जाके ठीक लॉग है। इन करके देख लें। हाँ सर देख पोर्टल लें। पे लॉगिन, बेटा उनका है, सन है, लीगल हाँ एयर है, तो लीगल एयर को पूरा अधिकार है कि ये उनको जाकर के चेक कर सकता है, लेकिन रिप्लाई भी कर सकता है वो पूरा। लेकिन रिप्लाई हाँ करने के लिए उस लीगल एयर को उसमें एज ए लीगल एयर या एज ए ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड होना चाहिए। अगर बेटा पहले से फर्म में एज ए ऑथराइज सिग्नेटरी या पार्टनर कुछ था, नहीं था, नहीं नहीं था, था, मेल डली और थी सिर्फ उसकी, उसकी मेल डली अच्छा, थी उसमें, क्योंकि फादर के पास मेल आईडी नहीं थी तो उनने इनकी मेल यूज कर ली थी। तो इसका देखिए जो प्रोसेस तरीका है वो ये होता है हम्म, कि आप एक एप्लीकेशन देंगे ऑफिसर को कि साहब ये हमारे इनके फादर हम्म, की डेथ हो गई है और ये इनके लीगल एयर है, इनको हम्म। जीएसटी पोर्टल पर ऐड किया जाए ताकि ये जीएसटी पोर्टल से रिप्लाई वगैरह सबमिट कर सके। पहले तीस ठीक है। छह को ये दें पहले सर, 30/6 ही बची हाँ ना सर, अब अभी देखा सर मैंने 30/6 को और मैं आ गया। दोनों चीजें हाँ ध्यान रखनी होगी, 30/6 को आप ये भी देंगे और साथ ही साथ रिप्लाई का नोटिस, जो नोटिस का रिप्लाई है आप वो भी जाकर के मैनुअली सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पोर्टल पे सबमिट करना मेरे हिसाब से गलत माना जाएगा, क्योंकि उनमें नाम किसका लिख के आ रहा होगा, फाइल्ड बाई, जो डिसीज पर्सन है उसका नाम आ रहा हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो आप हाँ, अपना फैक्ट लेते हुए कि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है नोटिस तो हमने ऑथराइज। देख लिया था वहां से, नोटिस तो हमने डाउनलोड कर लिया था, ये कह सकते हैं ना सर, मतलब वो हाँ कहेंगे कि हाँ आप। बिल्कुल हाँ, सर, तो अब ये हम मैनुअली लॉग इन सबमिट करने करें में, ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, लॉग इन तो करने में कोई मैनुअली, रिस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा सर, मैनुअली हम उसको रिप्लाई दे दें और साथ में पहले दो इंटीमेशन देना सर उनको, एक पूरा फुल रिप्लाई करके दें, एक इंटीमेशन ऑथोराइज सिग्नेचरी जोड़ने का। लेकिन सर ये कह रहा हूँ मैं सर, इसके बाद देखिए सर, अगर 30/6 निकल जाती है, अब लीगल एयर के ऊपर इशू होना चाहिए नोटिस, तो फिर हाँ, आगे अब क्या सर होना देखिए, चाहिए था अगर हम। सर यहाँ पे हाँ, देखिए दो चीजें बहुत अलग अलग, मैंने बोला ना आपको फाइट करनी है या सेटल करना है। ठीक है, अगर आपको फाइट हम्म, करनी है तो पहली चीज तो आपको हमें नोटिस ही नहीं मिली, आप कहो क्यों जा करके कि मुझे मिली है, आप हम्म, साइलेंट बैठो। ठीक है, आप जी, साइलेंट बैठो कि आपको नोटिस तो मिली नहीं है। लेकिन अगर आपको हम्म, क्लोज करना, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, अगर आप टैक्स ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं तो अपने सारे फैक्ट रख करके उनको बताइए कि साहब ये क्योंकि मुझे नोटिस। क्या लग रहा है सर कि वो डिफरेंस है ना जो 10 लाख रुपए की वैल्यू का, जिस पे टैक्स लाइबिलिटी वो जनरेट होगी, उसको कंसीडर करें ना करें, क्योंकि खनिज विभाग ने उसको लिख के दे दिया कि इतना अमाउंट इनका रॉयल्टी का, जबकि एक्चुअली उतना उनकी तरफ से जो सूचना आई है वो गलत है। अपने पास से इतना 245 का अमाउंट है, तो फिर वो आगे जाके डिस्प्यूट बनेगा, या तो हाँ वो वो आगे कंसीडर भी कर सकता है। हाँ, कर सकता है कंसीडर, कंसीडर कर कंसीडर कर सकता सकता है। है, तो सेफ मोड अब। हाँ, अब फिर नहीं तो हम बैठे रहे, हमने कोई रिप्लाई नहीं, जब नोटिस का ऑर्डर कंफर्म होके आएगा, आरसी आएगी या कोई वहां से मैसेज आएगा कि आपके पास ये नोटिस है, इसका ऑर्डर, आपकी डिमांड खड़ी है, सर आप पे करो, आप तब देखिए, अपन। देखिए आप इसमें हम्म, अगर नहीं कुछ करेंगे और आप सोचते हैं फाइट हम्म, करेंगे तो ऑर्डर वो पास कर देगा, जी, ऑर्डर पास करते ही वो ड्यू हो जाएगा। पर्सन जी, की डेथ हो गई है तो पर्सन की डेथ हो भी गई हो अगर, तो भी उसका जो अमाउंट है वो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल एयर से लिया जाएगा, तो उसको जी, तब अपील फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, उसको तब हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना सर, तो ये डिसीजन जी, उस समय लेना पड़ेगा, तो उस आपको ये सोचना पड़ेगा। आप एक काम करिएगा इस पे, इसके लिए आप चाहें तो अलग से मुझसे बात कर लीजिएगा, तो बिल्कुल एक सर, मैं कर लूंगा। फैक्ट्स, हाँ ठीक है। ठीक, थैंक यू, थैंक मैं यही पूछ रहा था कि सर जैसे कि उन्होंने नोटिस दिया सत्येंद्र जी के मामले में, बेसिकली 74 में जो नोटिस दिया गया है वो एक थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन पे दिया है, और अभी जो हम लोगों का जीएसटी के अंदर है सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट से जितना मैंने पैसा जमा किया सप्लाई पे, उस पर मैं टैक्स जमा कर चुका हूँ, हम्म, मेरे पे ड्यू नहीं बनता है।
74 में पहले उन्हें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा था कि विद द इंटेंट ऑफ फ्रॉड मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया। सिर्फ एक थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन पे तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। थर्ड वन ये है कि सर सेठिया एंटरप्राइजेस में हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि यदि प्रोपराइटर की डेथ हो चुकी है, बिजनेस वाइंड अप हो चुका है, तो रिकवरी नहीं की जा सकती। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन पॉइंट सर यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन अलग अलग होती हैं। पहली चीज क्या है सर, डिपार्टमेंट को तो पता ही नहीं कि इनकी प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है, तो वो उसी पे भेजेगा। अब यहाँ पर अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो रिकवरी नोटिस आ जाएगा, तो रिकवरी के टाइम यदि ये सिंपल जाके दे दें कि ये फर्म बंद हो चुकी, प्रोपराइटर की डेथ हो चुकी और जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो आप बता ही नहीं हमें, हमें पता ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ नोटिस आया। क्यों नोटिस आए, हम ये आर्ग्यू नहीं करें जाके सीधा। मैं कैसे मान लूं कि मैंने लॉगिन आईडी से खोल लिया? सर सर मेरा आपका मैं आपको बताऊं इसका आउटकम क्या होगा। हम आर्ग्यू सर हम कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन आर्ग्यू एनीथिंग, लेकिन सर वो क्या करेगा आप ये भी तो समझिए, वो क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा। हम इस पर्सन के अगेंस्ट में होगा तो अगेंस्ट लॉ हो गया, अगेंस्ट द हाईकोर्ट डायरेक्शंस हो गया। फिर आप उसके हाईकोर्ट के फिर आगे समझिए प्रोड्यूस कर दें ये सर, हाँ। आगे की भी सोचिए। मतलब हम जब लिटिगेशन करते हैं तो हम आगे तक का सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं हमारे कहने का इम्पैक्ट उसके ऊपर क्या पड़ेगा और वो क्या करेगा। हमने कहा साहब सब कुछ गलत है, इलीगल, इनवैलिड है, आप कोर्ट के डायरेक्शंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं, वॉट सब कुछ हमने कह दिया। उसने ऑर्डर पास कर दिया, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम क्या कर सकते हैं। अब हमें तो या तो अपील करनी पड़ेगी, हम या तो अपील करेंगे या हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, अपील में गए, अपील से भी हमने यही कहा नहीं फॉलो कर रहा है, तो अल्टीमेटली हमको जाना तो कोर्ट ही पड़ेगा ना फाइनली। तो मेरा यह कहना है कि यहाँ पर फाइट करना और सेटल करना, इसके बीच में बैलेंस क्या होगी अप्रोच, ये केस टू केस बेसिस पे हमको डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पॉइंट आपना बिल्कुल वैलिड है अपनी जगह कि हम ये कहें, लेकिन हमारे कहने का असर क्या होगा। अगर हमारे कहने का असर ये हो जाए कि वो नोटिस ड्रॉप कर दे तो समझ में आता है, ठीक है कह लिया जाए, लेकिन वो कहने से ड्रॉप ही नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, वो एक कंप्यूटर बन गया है डिपार्टमेंट, एक ऑटोमेटेड सिस्टम है कि ठीक है साहब आप कहते रहो, हमें तो ऑर्डर पास करना है, क्योंकि हम नोटिस इशू कर चुके हैं तो अब हमें ऑर्डर पास करना है। ये एक सिस्टम है। अभी तो उन्हें फैक्चुअल पोजीशन पता ही नहीं है ना। यदि ये सत्येन जी डायरेक्टली जाकर वहां प्रोड्यूस करते कि हमें सिंपली एक मेल मिला, हाँ तो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, यदि वो नहीं मानता है सर, वही वाली बात मेरा कहना है। मगर सर वो तो गलत है ना कि हम ऑनलाइन यदि जवाब दें या रिप्लाई दें उससे खोल के, ये भी तो गलत है मेरे हिसाब से। सर आप रिप्लाई दे ही नहीं सकते क्योंकि आप उसमें एज ऑथराइज्ड है ही नहीं। ही नहीं, एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन यही है। तो आप मैंने इसीलिए पहले पूछा कि क्या लीगल एयर, एज ए लीगल एयर वो ऐड थे, ऑथराइज से रिप्रेजेंट सेक्रेटरी थे, नहीं थे तो आप लीगली रिप्लाई देने के लिए आप राइट ही नहीं है और ना ही आप बाउंड हो। ठीक है, इसके लिए आपको मतलब डिसीजन केस टू केस पे लेना पड़ेगा। ऐसे आउटराइट इसका कोई ऐसा कोई ये मतलब नहीं हो सकता रेशियो या प्रिंसिपल कि ऐसे केस में ऐसा करना है। आपको मल्टीपल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे केस टू केस बेसिस पे डिसीजन लेने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, मैं एनी कल अदर बात कर क्वेश्चन? लूंगा, कल बात कर लूंगा सर मैं आपसे। ठीक है सर। The question is also in the question chat box. सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। ठीक है मैं DRC बोल देता हूँ। 11718 में एक ट्रेडर को इशू हुआ जो इलेक्ट्रिकल गुड्स का ट्रेडर था और 30 साल से वैट सेल टैक्स में भी असेसमेंट ट्रेडर के तौर पे करा रहा था। 17.5 पर्सनल कंजम्पशन मानते हुए एक DRC 1 इशू हुआ 17/18/19 में। रिप्लाई दे दिया गया कि हम सेल और परचेज कर रहे हैं। रिप्लाई एक्सेप्टेड, नोटिस DRC 1 इन बोथ केसेस वकेटेड। थर्ड ईयर में फिर इशू हो गया और ना कोई SMS ईमेल आया, 8 महीने पहले हुआ और उसमें भी सेम ग्राउंड के 17.5 पर्सनल कंजम्पशन जो जिन 2 ईयर्स में वकेट हुआ था सेम ग्राउंड को वे DRC 1 इशू होके 17 DRC 7 में डिमांड इशू हो गई। ठीक है, अब 8 महीने हो गए, एक्सपोजर एक्सपायरी हो गया, वृंदावन वगैरह ये जजमेंट्स हैं लैक ऑफ जुरिडिक्शन की। कोई रिसेंट GST हाई कोर्ट्स ने इस टाइप का क्वेश्चन फेस किया हो? मद्रास हाई कोर्ट ने सर ऐसे 17.5 को डील किया था कि इट इज ए वेग सेक्शन, देयर आर नंबर ऑफ सब सेक्शन, नंबर ऑफ सब क्लासेस,
particular section should be mentioned. करेक्ट सर। इसमें देखिए क्या है, पहली चीज तो यहाँ पर आपको इसमें एक्शन लेना है ना आपको, कि इसमें क्या करना चाहिए अभी नेक्स्ट। जी। पहला प्रश्न ये आता है कि सर ये जितने भी हाईकोर्ट के जजमेंट्स हैं, हमें इन जजमेंट से रिलीफ मिलनी कहाँ है। हम जी। जितने भी जजमेंट्स की बात करते हैं सर, मेरा जो पर्सनल मानना है, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि जितने भी हाईकोर्ट के भी जितने भी जजमेंट्स हुए हैं, ये सारे जजमेंट्स हम पढ़ करके हम अपनी ड्राफ्टिंग, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए काम में ला सकते हैं। हम ये कह के कि साहब ये देखिए केस में ऐसा डिसाइड हो गया, आप भी ऐसा करो ऑफिसर से, हम कहेंगे तो भी नहीं मानेगा, कहेगा मद्रास हाईकोर्ट तो मेरे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, जो आपकी जुरिस्डिक्शन हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर रिमांड बैक का किया है। उस पर्टिकुलर केस में उसको हियरिंग नहीं मिली तो इसलिए उस केस में रिमांड किया है। आप इस्टेब्लिश करो कि आपको नहीं मिल पाई या क्यों नहीं हो पाया, तो ये डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे। अब पॉइंट ये आता है सर, आपको अगर यहाँ पर जाना है तो दो चीजें हैं। पहला तो इसने एक्सटेंडेड लिमिट पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन्वोक कर दिया, 74 में आप बोले दिया है। नहीं, 73 के ही नोटिस हैं सारे। अच्छा, आपने लिखा ना इश्यू तुम्हारे इन सारे एक्सटेंड। नोटिस 73 के हैं। 2 अच्छा साल में वकेट भी कर दिए उसने। 17 18 में रिप्लाई दिया, ठीक है, ठीक है। रिप्लाई दिया, तो वो ये एक्सेप्ट फर्म, करके वकेट कर दिया। ये फर्म चल रही है बंद हो गई है? 18 19 में भी वकेट कर दिया। नहीं, फर्म 19 चल रही है 20 बंद का हो गई है? हमें पता नहीं चला नोटिस। आर्डर अब पता लगा। हाँ, फर्म चल रही है। हाँ तो आज सर भी आप, रिटर्न एक्सेप्टेड है, रेडर के तौर पे फाइल कर रहा है आज भी रिटर्न। नहीं तो पोर्टल पे ऑर्डर दिख रहा है आपको ना, तो आप बस यही इसी ग्राउंड पे लेकर के अपील फाइल करिए कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर आपको आज मिला, जी। दैट्स इट। ठीक है ना, कम्युनिकेट आज आपको हुआ तो आप अपील फाइल करिए और अपील के बाद आगे लेवल पे उसको एडजुडिकेट कराइए अपील से। फरवरी 2017 का एक सर्कुलर है बोर्ड का कि नोटिस, शोकाज नोटिस शुड बी स्पेसिफिक, पर्टिकुलरली रीजन टू बी रिकॉर्डेड। वो सर ये जो सर्कुलर सर, की क्वेश्चन के बेस पे हाई कोर्ट में रिट जाने की आप क्या गाइड करेंगे? सर मैं फिर से बोलूंगा, ये जो सर्कुलर आप कोट कर रहे हैं ये सर्विस टैक्स और एक्साइज रिजीम पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये हालांकि इस सर्कुलर के बेसिस पर गाइडिंग प्रिंसिपल तो है ये, लेकिन अब पॉइंट ये है कि सर्कुलर जीएसटी रिजीम में बाइंडिंग नहीं है वो। ठीक। ओके। और दूसरी चीज सर फिर हमको ये समझनी चाहिए कि ऑर्डर स्पीकिंग था, नोटिस एक्सप्लेन्ड थी या नहीं थी, ये उस ऑफिसर से हम कैसे कह पाएंगे? ये बात तो हमको आगे वाले से ही कहनी पड़ेगी ना, उसके ऊपर वाले से, जिसने ऑर्डर पास कर दिया उससे कहने से कोई फायदा तो है नहीं। तो हमको जितनी भी ग्रीवेंस है हमारे उस ऑर्डर से, हम जिस चीज से लिए एग्रीव्ड है, वो हम अपनी बात आगे वाले पे कहेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सर मेरा एक प्रश्न था। जी। कलकत्ता से बोल रहा हूँ, अजय बोथरा। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे को एक इंटीमेशन मिला था डिपार्टमेंट से कि 2 तो मिसमैच का बताया और बाकी का बताया कि आरसीएम का क्लेम, मतलब क्लेम तुमने दूसरे गलत कर दिया। तो मैं डिपार्टमेंट में गया, जो मेरी गलती थी उसका तो टैक्स भर दिया, लेकिन वो जो हेड में जो गलत था, तो मैंने कहा सर ये तो मेरी गलती नहीं है, ये तो हेड की गलती है, इसको आप ठीक करिए। तो सर ने बोला मेरे को, बोथरा जी आप एक ऐसा लेटर लिख दो। उस ऑफिसर ने लेटर लिख के दे दिया मेरे को कि ऐसा लेटर टाइप करके बना के ले आओ, मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। तो मैंने उनके बोलने के हिसाब से लेटर बना के जमा दे दिया। अब कुछ दिन बाद उनको फोन कर रहा हूँ कि सर इसका जो आप इंटीमेशन निकाले थे मेरे पर, इसका ऑर्डर भी तो चाहिएगा मेरे को। तो बोथरा जी आपको ऑर्डर का दरकार नहीं, आपने इंटीमेशन में केस खत्म कर दिए थे, समझा दिए थे हम लोग को। तो अब मैं क्या समझू इसको? सर आपको डीआरसी 01 मिला था या एएसएमटी 10 मिला था? DRC 01 मिला था। सर डीआरसी 01 अगर मिला है तो उसका ऑर्डर वो डेफिनेटली देगा। और अगर हम्म। 3 महीने में उसने ऑर्डर नहीं दिया है, कोई 3 महीने हाँ। बीत चुके हैं, तो हम्म। वो ऑर्डर अपने आप खत्म हो गया है, मतलब वो डीआरसी खत्म हो जाएगी। यही पूछना था। तो ऑफिसर ने खुद ही लेटर बना के दे दिया था, वो अपनी गलती मान रहा था, मैंने गलती ठीक, भेजा। ठीक, 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 ठीक है ठीक। सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आई होप कोई और क्वेरी नहीं है। पृथ्वी सर, आज के हमारे स्पीकर सर का आप थैंक्स करें। जी थैंक यू अंकित जी। सभी कास्ट में उपस्थित हमारे आदरणीय मित्रों को हमारा नमस्कार प्रणाम।
उपकाश के 285वीं वेबिनार के सफल समापन में हम सभी का स्वागत करते हैं। हम हमारे सभी आदरणीय मित्रों की ओर से और हमारे सभी संगठन, जिसमें उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर, नर्मदापुरम हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश तथा समस्त मित्रों की ओर से, मातृशक्ति की ओर से, हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय हिमांशु सिंह जी, जिनकी मधुर वाणी से सुंदर सा उद्बोधन आज हमें प्राप्त हुआ, उनके ज्ञान से हम आज लाभान्वित हुए। हम सभी मित्रों की ओर से हमारे मुख्य वक्ता हिमांशु सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और माता सरस्वती से उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि माता सरस्वती उन पर हमेशा ऐसी ही कृपा बनाए रखें, और उनसे हम अनुग्रह करते हैं हिमांशु सिंह जी, आप ऐसे ही हम पर भी कृपा करते रहें और हमारा ऐसा ही ज्ञान अर्जन करते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। और आज बहुत सुंदर शब्दों में आज सर आज का नॉलेज आपने दिया और हम सबको लाभान्वित किया। ये हमारे लिए बहुत ज्ञान जो है बहुत काम आएगा सर। धन्यवाद इसके लिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे वेबिनार के प्रथम सत्र के वक्ता हमारे मित्र आदरणीय अंकित गर्ग जी का भी हम सभी मित्रों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू अंकित जी। पुनः आगे बढ़ते हुए हमारे संजय भटनागर जी का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आदरणीय संजय भटनागर सर, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे शैलेश विश्वकर्मा जी, जो हमारे वेबिनार की कमांड को ओपनिंग में संभालते हैं, उनका भी हम सभी मित्रों की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय शैलेश विश्वकर्मा जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पुनः आगे बढ़ते हुए हमारी आज की वेबिनार की इस कड़ी का जो सुंदर सा जो वेबिनार का जिनने संयोजन करा है, हमारे आदरणीय हर्ष शर्मा जी, जो हमारे लिए हर सप्ताह ऐसी ज्ञान की गंगा लाते हैं और हमारे सभी आदरणीय मित्र इसमें लाभान्वित होते हैं। हम सभी मित्रों की ओर से, मातृशक्ति की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और उनको थैंक यू कहते हैं। सर, ऐसी ही आपकी कड़ी से हम लाभान्वित हुए, धन्यवाद हर्ष शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे वेबिनार में जुड़े समस्त अधिवक्ता आदरणीय मित्रों का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय हिमांशु सिंह जी को सुना। उनका सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में हम वेबिनार के सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। थैंक यू। थैंक यू सर। जी अगले हफ्ते से नई वेब। जी सर। सर का यदि कॉन्टेक्ट नंबर हो तो आप प्रोवाइड करा दीजिएगा। मैं प्रोवाइड करा दूंगा सर, अभी तो नहीं है मेरे पास, मैं करा दूंगा।
नेक्स्ट वीक मिलते हैं सर। अंकित जी आज सर, आज मिल जाएगा सर, आज इनका कांटेक्ट नंबर सर का? इनकी पीपीटी में था, पीपीटी में होगा तो मैं उससे सर्च कर लूंगा। पीपीटी में नहीं है। नहीं है सर पीपीटी में। हाँ, कोई हर नहीं, सर मैं के भी पास होगा क्या? हर सर से लेके मैं हाँ। आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, मुझे भी कर दीजिएगा सर। जी जी जी, मैं कर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।